ऑथेंटिकेशन के जो मेथड्स हैं वहां तक कि हम किस तरीके से जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में दो चीजें आती हैं, डिवाइस को ऑथेंटिकेट करना और आपके यूजर को ऑथेंटिकेट करना। डिवाइस ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट एपी पे ऑथेंटिकेट होगा और एपी क्लाइंट पे ऑथेंटिकेट होगा, मतलब एपी भी ऑथेंटिकेट होना चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए कि अच्छा जो एक्सेस पॉइंट है वो हमारी कंपनी का ही है, किसी और का नहीं है। तो मतलब एपी क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करेगा, क्लाइंट एपी को ऑथेंटिकेट करेगा। जब म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन हो जाएगा उसके बाद उन दोनों के बीच में एक टनल बनेगी और उस टनल के अंदर आपके फिर क्लाइंट का यूजर का ऑथेंटिकेशन फर्दर ऑन परफॉर्म किया जाएगा। और उसके कई सारे टेक्निक्स हैं आपके पास, अलग अलग तरीकों से आपका जो क्लाइंट ऑथेंटिकेशन है वो आपका किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मली अगर हम बात करें तो ओपन ऑथेंटिकेशन, आपके पास वेब वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, उसके बाद आपका 802.1x फॉर एग्जांपल, ये सब चीजें। अब अगर हम बात करते हैं इंटीग्रिटी और आपके अगर हम प्राइवेसी की बात करते हैं, प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? इनक्रिप्शन। अगर हम इनक्रिप्शन की बात करें और अगर हम बात करें कि आपका हैशिंग, इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि डेटा कोई बीच में ऑल्टर ना कर दे, कोई डेटा बीच में चेंज ना कर दे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी इंटीग्रिटी, प्राइवेसी और इंटीग्रिटी की, प्राइवेसी का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो सिक्योरली ट्रांसमिट किया जाए, और इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो बीच में कोई ऑल्टर ना कर दे। तो उसके लिए हम क्या प्रोटोकॉल आपके पास यूज कर सकते हैं? तो एक प्रोटोकॉल आपका यूज होता है टीकेआईपी। टीकेआईपी का मतलब होता है टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल। टीकेआईपी प्रोटोकॉल को यूज करते हुए आप प्राइवेसी और इंटीग्रिटी आप अपने नेटवर्क में, आप अपने वायरलेस नेटवर्क में प्रोवाइड कर सकते हो। टीकेआईपी जो आपका प्रोटोकॉल है, इट वाज काइंड ऑफ अ क्विक फिक्स सॉल्यूशन टू मेक वेब बेस्ड वायरलेस क्लाइंट एंड एपी लेस वल्नरेबल। मतलब ये जिस टाइम पे हमें पता लगा कि हमारा जो वेब वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी प्रोटोकॉल है वो बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है, उसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कीज आपकी रहती हैं, ठीक है, उस टाइम पे जब हमें पता लगा तो उसके बाद हमने मतलब ये टीकेआईपी प्रोटोकॉल को बनाया। और टीकेआईपी प्रोटोकॉल आपके क्विक फिक्स की तरह यूज होता है। टीकेआईपी जो प्रोटोकॉल आपके पास है ये आपके क्विक फिक्स की तरह यूज होता है। टीकेआईपी प्रोटोकॉल आपके क्विक फिक्स की तरह यूज होता है। जो वेब प्रोटोकॉल था आपका, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी जो प्रोटोकॉल था, हमें पता लगा कि वो आपका ज्यादा सिक्योर है नहीं। देखो, तो जब तक नए स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे थे तब तक इन्होंने टेम्पररी आपके पास एक फिक्स के लिए टीकेआईपी प्रोटोकॉल को लॉन्च किया कि आप वेब के साथ टीकेआईपी यूज कर लो, थोड़ा सा सिक्योरिटी आपकी और इनहांस हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये कोई ऐसा फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं था कि भाई आपको एकदम 100% फुल प्रूफ आपको जो है सिक्योरिटी दे देगा। ये एक क्विक फिक्स था कि जब तक आपके नए स्टैंडर्ड्स बनते हैं तब तक आप जो है इस टीकेआईपी प्रोटोकॉल को यूज करते हुए अपने वायरलेस नेटवर्क में सिक्योरिटी को इनहेंस करो। ठीक है, तो इट वाज काइंड ऑफ अ क्विक फिक्स सॉल्यूशन टू मेक वेब बेस्ड वायरलेस क्लाइंट एंड एपी लेस वल्नरेबल व्हाइल newer standards were being introduced. ठीक है, some attacks have been created against TKIP, so it should be avoided if better method is available. मतलब अगर आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कोई एपी लगा है, WLC लगा है, वहां पे टीकेआईपी का सपोर्ट है, यूज करो। ठीक है, बट अगर उसके अलावा और भी प्रोटोकॉल हैं तो टीकेआईपी मत यूज करो, उन बाकी के प्रोटोकॉल्स को यूज करो, क्योंकि ये टीकेआईपी प्रोटोकॉल भी इतना सिक्योर अभी भी, मतलब इतना सिक्योर नहीं है, ये आपका अभी भी वल्नरेबल है। इसके ऊपर भी कई सारे अटैक्स किए जा चुके हैं, इसको मोर लाइक ब्रेक किया जा चुका है, तो मतलब ये भी आपका बहुत बेटर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता। ठीक है, तो टीकेआईपी टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल जो आपके पास है, इट वाज अ क्विक फिक्स सॉल्यूशन टू मेक वेब बेस्ड वायरलेस क्लाइंट and AP less vulnerable while newer standards were being developed. Some attacks have been created against TKIP, so it too should be avoided if better methods are already available. अब ये क्या सिक्योरिटी फीचर ऐड करता है? वेब आपने चला रखा है, वेब के साथ साथ ये आपका कुछ सिक्योरिटी फीचर क्या करता है? MIC, मैसेज इंटीग्रिटी चेक, मतलब ये हैशिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस इफिशिएंट एल्गोरिथम एड्स, मतलब ये MIC मतलब मैसेज इंटीग्रिटी चेक। ठीक है, तो मैसेज इंटीग्रिटी चेक जो आपके पास है ये एक हैश वैल्यू को ऐड करता है ईच फ्रेम के साथ, ताकि इंटीग्रिटी चेक की जा सके, ताकि कोई डेटा को टेम्पर चेंज ना कर सके। मतलब वेब में केवल ऑथेंटिकेशन था,
वेब प्लस TKIP यूज करोगे तो इंटीग्रिटी भी मिल जाएगी, मतलब आपकी हैशिंग का जो काम है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टाइम स्टैम्प मतलब added to message integrity check, मतलब time stamp is also added to message integrity check to prevent replay attacks that attempt to reuse the or replay the frames। अभी replay attack क्या होता है? replay attack ऐसा मान लो कि एक फ्रेम को मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे भेजा, टी टाइम पे मैंने सपोज फॉर एग्जांपल एक फ्रेम को भेजा, ठीक है, किसी ने उस फ्रेम को कैप्चर कर लिया और बाद में कभी यूज कर रहा है, बाद में यूज कर रहा है, मतलब 2 दिन के बाद यूज कर रहा है, या मान लो सपोज 1 घंटे के बाद यूज कर रहा है, 15 मिनट के बाद यूज कर रहा है, आपको लगेगा जैसे सपोज मैंने आपको एक मैसेज भेजा, ठीक है, अब वो मैसेज किसी ने बीच में अटैकर ने उठा दिया, ठीक है, वो मैसेज आप तक पहुंचा, मैंने आपको मैसेज भेजा कि कम मीट मी एट 12 PM एट दिस प्लेस, ठीक है, ये मैसेज था, ठीक है, वो मैसेज मैंने भेजा, आपको मैसेज बीच से किसी ने उठा दिया, ठीक है, आप तक वो मैसेज कभी पहुंचा नहीं, ठीक है, वो मैसेज आपको 2 दिन के बाद मिला, तो आप तो यही सोचोगे कि वो मैसेज मैंने भेजा है, आप पहुंच जाओगे उस जगह पे। तो पॉइंट रिप्ले अटैक का मतलब क्या है? रिप्ले अटैक का मतलब क्या है कि जो आपके फ्रेम्स हैं उन फ्रेम्स को रीयूज ना किया जा सके, इसलिए हम उन फ्रेम पे टाइम स्टैंप लगा देते हैं ताकि पता लगे कि इस टाइम पे, इस टाइम एंड डेट पे आपका ये मैसेज भेजा गया था। 2 दिन के बाद मिलेगा तो वैलिड थोड़ी ना मानोगे आप उसको। तो TKIP मैसेज इंटीग्रिटी चेक यानी कि हैशिंग प्रोवाइड करता था, और TKIP आपके फ्रेम्स में टाइम स्टैंप लगा देता था। और टाइम स्टैंप लगाने का सिंपल मतलब क्या रहता था, ताकि अगर कल को ऐसा हो, कल को कुछ इस तरीके से हो कि आपका जो कल को ऐसा हो कि आपका जो फ्रेम है वो फ्रेम आपका आधे घंटे के बाद मिलता है, 1 घंटे के बाद मिलता है, तो उस फ्रेम को वैलिड कंसीडर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते थे टाइम स्टैंप। टाइम स्टैंप मतलब आपके एक टाइम एंड डेट की इंफॉर्मेशन जो आपके फ्रेम पे लगा दी जाती थी, ये पता करने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि आपका फ्रेम कोई रीयूज ना कर सके। रिसीव करने के दौरान भी लगती थी वो चेक करता था, मतलब रिसीव जब होता था फ्रेम आपके पास, वायरलेस फ्रेम जब आपका रिसीव होता था तो रिसीवर ये चेक करता था कि मैसेज इंटीग्रिटी चेक क्या है, टाइम स्टैम्प क्या है, उसके बेसिस पे अगर जैसे मान लो फ्रेम टाइम आउट हो गया, जैसे मैंने ICMP को रिक्वेस्ट भेजा, अब मुझे पता है कि ICMP को रिक्वेस्ट का एक रिप्लाई 2 सेकंड के अंदर आ जाता है, नहीं आएगा 2 मिनट के बाद रिप्लाई आएगा, तो वो मतलब किसी ने अपने एंड से भेजा हुआ है, वो मेरा रिप्लाई नहीं है। तो टाइम स्टैम्प मतलब एक टाइम आउट का एक काम। टाइम आउट मतलब क्या है कि इतनी देर के अंदर अगर मेरे को फ्रेम नहीं मिला तो टाइम आउट। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट एक्सेस करो, उस वेबसाइट में टाइम आउट होता है कि अगर आप इतनी देर तक के बीच में अगर आपने कुछ बटन नहीं दबाया, कुछ प्रेस नहीं किया, तो हम उसको टाइम आउट मान लेंगे। काइंड ऑफ वही सेम थिंग कि एक मैंने आपको एक फ्रेम भेजा, उस फ्रेम पे मैं आपका टाइम स्टैंप लगा के भेज रहा हूँ, बेस्ड ऑन दिस टाइम स्टैंप ये पता लगेगा कि ये फ्रेम कितनी देर पहले जनरेट हुआ था, और अगर ये फ्रेम आपके 10 मिनट पहले जनरेट हुआ है तो अब ये वैलिड नहीं है, OTP ये वैलिड अब नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसा। मैक एड्रेस भी इंक्लूड करता था, सेंड करने वाले का मैक एड्रेस भी इंक्लूड करता था, ताकि ये पता रहे कि सेंडर कौन है। उसकी अगर 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 मैक एड्रेस आपको अननोन मैक एड्रेस दिखता है तो आप उस सेंडर से फ्रेम को एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि वो आपका फ्रेम एक अननोन मैक एड्रेस से फॉर एग्जांपल आया होगा। Sequence counter, TKIP sequence counter. This feature provides a record of the frame sent by a unique MAC address to prevent frames from being replayed as an attack. मतलब कितने फ्रेम्स भेजे गए, मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 100 फ्रेम्स भेजे, हर एक फ्रेम पे एक सीक्वेंस नंबर रहेगा 1 2 3 4 5 6, तो मैंने ऑलरेडी फ्रेम नंबर 98 रिसीव कर लिया है, थोड़ी देर के बाद मुझे दोबारा मिला 98, तो मैं समझ जाऊंगा ये कोई और यूज करके भेज रहा है। तो दिस फीचर, दिस sequence counter feature, this feature provides a record of the frames sent by a unique MAC address. Unique MAC address मतलब आपके पास जो sender MAC address आएगा वो, to prevent the frames from being replayed as an attack. मतलब जो फ्रेम ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं उन फ्रेम्स में, मतलब उन एक रिकॉर्ड है हमारे पास कि कितने फ्रेम्स आपके भेजे गए थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर MAC address से, और अगर वही फ्रेम्स कहीं और से मुझे रिसीव होंगे तो हम उसको फर्दर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये आपका एक और फीचर जो ऐड करता था। Algorithm, this key maxing algorithm computes a 128-bit web key for each frame. मतलब आपके n number of frames भेजे जा रहे हैं, उन हर एक फ्रेम के लिए एक डेडिकेटेड की जनरेट की जाएगी, जिसके बेसिस पे फ्रेम को इनक्रिप्ट किया जाएगा ताकि आपका डेटा सिक्योरली पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जा सके। तो कहता है कि की मिक्सिंग एल्गोरिथम आपकी एक यूनिक 128 बिट की जनरेट करती है हर एक फ्रेम के लिए, और इसी को यूज करते हुए आपके फ्रेम्स को फर्दर ऑन इनक्रिप्ट किया जाता है। लॉन्गर इनिशियलाइजेशन वेक्टर, मतलब ये आपका जो मतलब जो कीज हैं, ठीक है, जो कीज हैं उनको आपका ब्रेक ना किया जा सके, इसलिए उनकी
गया, 24 से 48 कर दिया गया, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू एग्जॉस्ट वेब की बाय ब्रूट फोर्स कैलकुलेशन। ब्रूट फोर्स अटैक को यूज करते हुए आपकी वेब कीज को कोई एग्जॉस्ट ना कर दे। देखो ऐसा है कि मतलब आपका जो ये TKIP प्रोटोकॉल है वो आपका एक की जनरेट करता है, वेब की जनरेट करता है, उस वेब की के बेसिस पे आपके पास जो है फ्रेम्स को इनक्रिप्ट करता है। तो ऐसा ना हो कि कल को कोई जो है कोई अटैकर आपके पास उन कीज को एग्जॉस्ट कर दे, ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने एक साइज जो है आपके कीज का लॉन्गर इनिशियलाइजेशन वेक्टर उन्होंने इसको डबल कर दिया ताकि आपका जो फ्रेम है वो कीज आपकी जो है किसी तरीके से एग्जॉस्ट ना की जा सके। तो ये एक प्रोटोकॉल था, TKIP करके एक प्रोटोकॉल था जो आप यूज करते थे। TKIP एक प्रोटोकॉल था जो आप यूज करते थे। टेम्पोरल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल अलॉन्ग विद द हमारा जो वेब हम इसको यूज करते थे, वेब के साथ साथ हम इसको यूज करते थे। वायर्ड इक्विवेलेंट प्रिवेसी वेब के साथ साथ हम इस TKIP प्रोटोकॉल को यूज करते थे ताकि हमारा जो वायरलेस नेटवर्क है वो आपका ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन और हैशिंग तीनों आपके पास बने थे। मतलब ये एक मोर लाइक एक एडेड सिक्योरिटी फीचर था। कहता है कि TKIP प्रोटोकॉल आप मत यूज करो अगर आपके पास बेटर प्रोटोकॉल अवेलेबल है तो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली TKIP प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में कई सारे तरह के अटैक्स आपके हो चुके हैं। कहता है आप यूज करो CCMP या GCMP। CCMP स्टैंड्स फॉर काउंटर CBC MAC प्रोटोकॉल। सो ये आपका मोर सिक्योर्ड है TKIP के कंपैरिजन में। अगर आपके राउटर पे, एक्सेस पॉइंट पे, क्लाइंट पे अगर आपके CCMP प्रोटोकॉल का सपोर्ट है तो इंस्टेड ऑफ TKIP आप इसको यूज करो, CCMP प्रोटोकॉल को यूज करो। ये आपका मोर सिक्योर्ड है TKIP से। ये आपका एक AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को यूज करते हुए इंक्रिप्शन करता है, और AES मतलब आपका अभी तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन मेथड्स में से एक है। मतलब AES 256, 512 बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन आपके फ्रेम्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके डेटा को डिक्रिप्ट अटैकर बीच में ना कर सके। कुल मिला के AES बेस्ड आपका जो है इंक्रिप्शन इस CCMP प्रोटोकॉल में या GCMP प्रोटोकॉल में आपको देखने को मिलता है। मतलब इंक्रिप्शन करने के लिए AES प्रोटोकॉल को यूज किया जाएगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम अदर मैकेनिज्म। और AES आपका एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड आपका बहुत ही सिक्योर, बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही वाइडली यूज किया जाने वाला आपका इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है। जैसे जब आप कभी IPsec पढ़ोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि AES वहां पे भी यूज होता है। जहां तक रही बात इंटीग्रिटी की, तो इंटीग्रिटी चेक के लिए, मैसेज इंटीग्रिटी चेक के लिए जो एल्गोरिथम यूज की जाती है वो यूज की जाती है CBC MAC, साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ठीक है, CBC MAC एल्गोरिथम को यूज करते हुए आपकी जो डेटा इंटीग्रिटी का काम है वो किया जाता है, जो कि कंपैरेटिवली अगेन मोर सिक्योर्ड है एज कंपेयर टू द प्रीवियस एल्गोरिथम्स जो कि आपके TKIP में यूज की जाती है। तो CCMP प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन करने के लिए यूज करता है AES, और आपकी मैसेज इंटीग्रिटी चेक यानी कि हैशिंग वगैरह की जहां तक बात आएगी तो साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड CBC MAC बेस्ड आपका जो है इंटीग्रिटी हैशिंग आपको प्रोवाइड करता है, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस TKIP प्रोटोकॉल। AES ओपन स्टैंडर्ड है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द मोस्ट सिक्योर इंक्रिप्शन अवेलेबल मेथड। मॉडर्न डे नेटवर्क में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन का जो आपका मेथड है वो आपका AES कंसिडर किया जाता है। Client devices and AP must support AES counter mode and this algorithm, CBC MAC algorithm in the hardware. अगर आपका हार्डवेयर सपोज पुराना एक्सेस पॉइंट ले आओ 2010 का या 2005-10 का पुराना AP ले आओ, पुराना एक्सेस पॉइंट ले आओ जहां पे आपका AES स्टैंडर्ड सपोर्टेड ही नहीं है आपके डिवाइस पे, हार्डवेयर पे, या ये एल्गोरिथम ही सपोर्टेड नहीं है, आपका CBC MAC एल्गोरिथम ही सपोर्टेड नहीं है, तो फिर आपका ये मतलब CCMP प्रोटोकॉल का सपोर्ट आपको आपकी डिवाइस पे देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये लेगेसी, इट कांट बी यूज ऑन द लेगेसी डिवाइसेस जो केवल क्या सपोर्ट करते हैं वेब और TKIP। जहाँ पे जो राउटर ऊपर लगा हुआ है ना ये नहीं सपोर्ट करता है, बहुत पुराना राउटर ऊपर है, वायरलेस वाला राउटर जो है तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब लेगेसी हार्डवेयर का मतलब क्या है, जो पुराने हार्डवेयर हैं वो इस नई एल्गोरिथम को सपोर्ट नहीं करते। तो क्लाइंट और AP दोनों को AES और इस CBC MAC एल्गोरिथम को सपोर्ट करना पड़ेगा।
अगर AES और CBC मैक का सपोर्ट आपके हार्डवेयर में नहीं है तो आपका CCMP प्रोटोकॉल का सपोर्ट आपको आपकी डिवाइस पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इट कांट बी यूज्ड ऑन लेगेसी डिवाइसेस व्हिच सपोर्ट ओनली वेब एंड TKIP। जो केवल वेब और TKIP को यूज करते हैं वहां पे आपका ये CCMP प्रोटोकॉल का सपोर्ट विजिबल नहीं करता। ये अब कैसे पता लगेगा कि आपकी डिवाइस पे CCMP सपोर्ट है कि नहीं है? तो आप अगर डिवाइस परचेज करते हो उस पर लिखा है WPA2 सपोर्टेड, जैसे आप कोई राउटर खरीदो, दिखा देता हूँ मैं। तो जैसे मान लो अमेजन से आप कोई राउटर खरीदते हो और उस राउटर पे आपका लिखा है कि आपका ये जैसे हमने कहा TP-Link वाईफाई राउटर हमने सर्च किया, ठीक है, तो हम अमेजन पे गए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने TP-Link करके नहीं सब चेक किया, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को भी ओपन कर, कोई भी एक राउटर में ओपन कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप नीचे आओगे ना तो देखो जैसे ये क्या लिखा है 802.11b। पहले तो आपको यही समझ जाना है कि स्पीड कितनी आएगी। BGNAC मतलब इतने स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो पहले तो आप यही से समझ जाओगे इसमें स्पीड कितनी आएगी, ठीक है। IPv6 कंपैटिबल है, ठीक है, 300 Mbps तक की स्पीड आपको देखने को मिलेगी इस वायरलेस में, ठीक है। ये जो आपका राउटर है TP-Link N300 सीरीज का राउटर, ये कब लॉन्च हुआ था? ये बहुत पहले 2000 दिन हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए, 2015-16 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, 17 में। तो उस टाइम पे लॉन्च हुआ था, अभी तक चल रहा है, मतलब अच्छा राउटर होगा तभी चल रहा है अभी तक। बट एनीवे पॉइंट ये है कि आपका ये 300 Mbps तक की वायरलेस स्पीड सपोर्ट करता है, IPv6 सपोर्टेड है, 802.11b सपोर्ट करता है। और अगर मैं नीचे इसमें पता, देखो ये क्या लिखा है, ये पढ़ो क्या क्या सपोर्टेड है, कहता है WPA सपोर्टेड है, WPA2 सपोर्टेड है। तो अगर आपको ये दिखता है कि आपके इस राउटर पे WPA2 सपोर्टेड है तो आप समझ जाना कि ये क्या सपोर्ट करेगा, CCMP को सपोर्ट करेगा। देखो लिखा है CCMP is used in WPA2 सपोर्टिंग। जिन भी डिवाइसेस पे WPA2 का सपोर्ट है वो डिवाइसेस आपके CCMP प्रोटोकॉल यानी कि AES स्टैंडर्ड को सपोर्ट करेंगी इंक्रिप्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी आप वाईफाई राउटर खरीद लगा सकते हैं, तो जैसे मैंने ये लगा रखा है घर पे, ठीक है। तो ये गीगाबिट राउटर है, महंगा है थोड़ा लेकिन गीगाबिट राउटर है। और ये गीगाबिट राउटर जो आपके पास है, अगर आप नोटिस करो ये देखना, मतलब 5 GHz के बैंड पे जाओगे तो लगभग आपको 800 Mbps तक की स्पीड दे देगा। इतनी भी जरूरत नहीं है, मतलब इतनी स्पीड आपको मिल सकती है। और 2.4 GHz पे आपकी 400 Mbps तक की स्पीड मिल सकती है। याद रखना, जितना बड़ा बैंड, जितना हायर फ्रीक्वेंसी, उतनी कम डिस्टेंस लेकिन बेटर स्पीड। 2.4 GHz में डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा वाईफाई, लेकिन स्पीड कम देगा। और 5 GHz में डिस्टेंस कम कवर करेगा लेकिन स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा देगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये गीगाबिट राउटर है, इसमें गीगाबिट के पोर्ट है, तो पीछे की तरफ इसमें ना गीगाबिट के पोर्ट है। तो अगर मैं चाहूँ तो जैसे मुझे सपोज मेरे घर में 4-5 PC लगे हुए हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो मैं यहीं से 4 PC तो मैं यहीं से कनेक्ट कर सकता हूँ लैन लगा। तो गीगाबिट वाले पोर्ट है, मतलब 1 गीगाबिट तक की स्पीड मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसमें देखो अगर स्टैंडर्ड देखो क्या क्या सपोर्ट करता है। WPA2 सपोर्ट करता है, WPA2 प्री शेयर की सपोर्ट करता है, इंक्रिप्शन मोड एंड जो भी है, मतलब आपका ये तो खैर बेसिक बता रहे हैं। डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी, TP-Link वालों की, D-Link वालों की, ठीक है। तो वहां से आप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस पूरा क्रिएट कर सकते हो कि क्या सपोर्ट करता है क्या नहीं। कोई जरूरत नहीं है, बस मैं बताने वाला हूँ। ये है WPA3 भी सपोर्ट करता है, ये WPA3 भी सपोर्ट करता है, एक्चुअली लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं लिखा कहीं डिस्क्रिप्शन में, बट नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो लिखा है कि आपके WPA3 भी सपोर्ट करता है, जो कि बेटर आपको इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है आपके वायरलेस नेटवर्क के लिए। जो भी है गीगाबिट कनेक्टिविटी है, ठीक है, मतलब आपके 10 टाइम्स फास्टर हैं इथरनेट कनेक्शंस के, ठीक है। अब 100 Mbps और कहाँ आपका 1 Gbps, 1000 Mbps, तो वही है। जिसको नहीं पता उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। हमें पता है कि इथरनेट फास्ट इथरनेट गीगाबिट क्या होता है, तो उतना हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब दिख जाएगा क्या है क्या नहीं। मुझे बस आपको ये बताना था कि ये कैसे पता लगेगा कि आपकी डिवाइस पे फॉर एग्जांपल CCMP का सपोर्ट है या नहीं है। तो अगर आपकी डिवाइस WPA2 स्टैंडर्ड सपोर्टेड डिवाइस है, WPA2 स्टैंडर्ड डिवाइस है, तो आपकी डिवाइस पे CCMP प्रोटोकॉल का सपोर्ट रहेगा। GCMP गैलायस काउंटर मेथड जो आपका मोड है, ये प्रोटोकॉल है जो आपका, ये भी सिमिलर ही है आपके CCMP की तरह ही है,
Galois counter mode protocol, it is a robust authentication encryption suite that is more secure, efficient than CCMP. ये WPA3 डिवाइसेस में आया, ये बाद की टेक्नोलॉजी है। तो WPA3 डिवाइसेस में आपको GCMP का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपकी डिवाइस WPA3 कंपैटिबल डिवाइस है या WPA3 डिवाइस है तो आपकी डिवाइस पे GCMP प्रोटोकॉल का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो GCMP stands for this Galois counter mode protocol. It is a robust authentication encryption suite that मतलब ये authentication भी प्रोवाइड करेगा आपको, encryption भी प्रोवाइड करेगा, that is more secure and more efficient than CCMP protocol. AES चलता ही चलता है। AES अभी भी मतलब इनक्रिप्शन के लिए अभी भी हम क्या यूज करते हैं, एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES को यूज करते हैं। पर जब हम बात करते हैं हैशिंग की, जब हम बात करते हैं मैसेज इंटीग्रिटी चेक की, तो वहां पे हम CVC MAC बेस्ड, वहां पे हम CVC MAC बेस्ड प्रोटोकॉल को यूज नहीं करते हैशिंग करने के लिए। वहां पे ये यूज करते हैं Galois मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड GMAC, इसको यूज करते हुए इन्होंने मैसेज इंटीग्रिटी चेक यानी कि हैशिंग प्रोवाइड करी। अब कैसे करता है हैशिंग, क्या टेक्निक यूज करेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें एल्गोरिथम नहीं पढ़नी है, एल्गोरिथम में बनाना पढ़ना हमारा काम नहीं है। वो जो आपके डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनका काम होता है एल्गोरिथम बनाना, हमें उस एल्गोरिथम को यूज करना है अगर हमें फॉर एग्जांपल बेटर सिक्योरिटी, बेटर एन्क्रिप्शन चाहिए। तो एन्क्रिप्शन के लिए तो अभी भी AES यूज होगा, लेकिन जब हैशिंग की बात होगी तो एक अपडेटेड एक नई एल्गोरिथम GCMP करके Galois जो आपकी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है GMAC को यूज करते हुए आपका ये हैशिंग प्रोवाइड करेगा आपके डेटा के ऊपर, ताकि कोई डेटा को ऑल्टर ना कर सके। और ये WPA3 डिवाइसेस में आपको सपोर्टेड मिलेगा। तो तीन टेक्निक्स, तीन मतलब अगर हम बात करते हैं प्रिवेसी एंड एन्क्रिप्शन, प्रिवेसी एंड इंटीग्रिटी की, मतलब ऑथेंटिकेशन तो हो गया पीछे, ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए आपने यूज करा ये टेक्निक जो आपके पास थी, ओपन ऑथेंटिकेशन, वेब, उसके बाद आपने पढ़ा .1x, ये ऑथेंटिकेशन की बात हो गई। इनक्रिप्शन के लिए आप यूज करोगे या तो ये TKIP टेम्पोरल की एक्सचेंज की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल, या तो आप यूज करोगे CCMP, या तो यूज करोगे आप GCMP। अब कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी डिवाइस पे अवेलेबल है वो ये लिखा हुआ, ठीक है। जैसे नहीं, एक्चुअली ट्रैफिक रहता है यहाँ से, मतलब क्लासेस चलती हैं, जूम का ट्रैफिक है, ऑडियो वीडियो दोनों है ना, तो बहुत ज्यादा हैंडल नहीं कर पाता। चल जाएगा बट उसमें जो चीजें मुझे चाहिए वो नहीं चलेगी। जैसे मैंने क्या कर रखा है बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हेडेक है। खैर, तो WPA, WPA2, WPA3 तीन स्टैंडर्ड्स हैं। ये WPA, WPA2 और WPA3, अगर आपकी डिवाइस फॉर एग्जांपल आपका कोई वायरलेस राउटर है, कोई एक्सेस पॉइंट है जो केवल WPA सपोर्ट करता है, WPA सपोर्टेड आपका कोई राउटर है, तो समझ जाना कि उसमें क्या क्या मिलेगा। ऑथेंटिकेशन करने के लिए प्री शेयर की का सपोर्ट मिल जाएगा, .1x का सपोर्ट मिल जाएगा, इंक्रिप्शन और हैशिंग के लिए TKIP का सपोर्ट मिल जाएगा आपको, इंक्रिप्शन और हैशिंग के लिए AES और CCMP का सपोर्ट मिल जाएगा, बट GCMP का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। WPA, WPA2 दोनों में जो हमारा Galois काउंटर मोड प्रोटोकॉल है, GCMP प्रोटोकॉल जो कि आपका काफी बेटर हैशिंग प्रोवाइड करता है, वो नहीं मिलता, ठीक है। दोनों में WPA, WPA2 में, WPA3 इनेबल्ड डिवाइसेस में आपको इसका सपोर्ट मिलता है। अच्छा, दोनों सपोर्ट करना चाहिए, क्लाइंट तो करे, आप मतलब AP तो करे, आपका क्लाइंट भी सपोर्ट करना चाहिए। तो पता लगा कोई पुराना लैपटॉप है, ठीक है, उसके साथ नहीं चलेगा फिर वो। तो ये भी देखना कि आपका AP तो सपोर्ट कर रहा है, बट आपके PC पे, आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वाईफाई वाला, क्या वो अपडेटेड है कि नहीं, क्या वो WPA3, क्या वो आपका GCMP प्रोटोकॉल को फॉर एग्जांपल सपोर्ट करेगा कि नहीं। WPA2 में क्या था, WPA2 में क्या था कि आपको TKIP हटा दिया गया था। TKIP क्योंकि वैसे भी कोई बहुत सिक्योर तो है नहीं, तो TKIP उन्होंने हटा दिया। वो क्या यूज करते हैं, इसमें CCMP यूज करते हैं, इंक्रिप्शन करने के लिए AES और इंटीग्रिटी के लिए CCMP। इसमें क्या यूज करते हैं, इंक्रिप्शन के लिए AES और हैशिंग के लिए, इंटीग्रिटी के लिए आपका GCMP। तो WPA, WPA2
which authentication methods are compatible with which encryption algorithm, that is defined in these WPA, WPA2 and WPA3 standards. तो बेस्ड ऑन कि आपकी डिवाइस क्या सपोर्ट करती है, वाईफाई अलायंस, WPA वाईफाई अलायंस मतलब वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, मतलब ये मोर लाइक आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो वाईफाई अलायंस मतलब आपकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवाइसेस को देती है। मतलब आप एपी मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आप एक राउटर बनाते हो, आप एक वाईफाई राउटर बनाते हो जो घर में लगाए जाते हैं। आपने अपने उस वाईफाई राउटर पे आपने TKIP का, आपने अपने वाईफाई राउटर पे आपने GCMP का सपोर्ट दे रखा है, AES का सपोर्ट दे रखा है, आपने प्री-शेयर का सपोर्ट दे रखा है, .NET का सपोर्ट दे रखा है, तो आपको WPA3 सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये आपकी डिवाइस जो है WPA3 सर्टिफाइड डिवाइस है। तो वाईफाई अलायंस आपकी एक नॉन प्रॉफिट वायरलेस इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जैसे ISO था, जैसे IEEE है, जैसे आपका AI वो है, IETF है, तो वैसे ही वाईफाई अलायंस आपकी जो है एक नॉन प्रॉफिट वायरलेस इंडस्ट्री एसोसिएशन जिसने ये सर्टिफिकेट्स क्रिएट करे हैं, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस WPA सर्टिफिकेट्स एस्टैब्लिश करे हैं। As long as the Wi-Fi Alliance has certified a wireless client device and AP, and its associated WLC for the same version, they should be compatible and offer the same security components. तो कहता है कि ये जो आपकी वाईफाई अलायंस है, जो आपका WPA सर्टिफिकेट्स आपके पास जो है ऑफर करती है, तो अगर आपके इस वाईफाई अलायंस ने आपकी डिवाइस को WPA2 सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी डिवाइस पे प्री-शेयर की का सपोर्ट है, .NET का सपोर्ट है, CCMP का सपोर्ट है, TKIP का सपोर्ट नहीं है और GCMP का सपोर्ट नहीं है। तो WPA2 वाली ही डिवाइसेस, PCs, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये आपके उस वाईफाई एक्सेस पॉइंट से, वाईफाई राउटर से कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये आपको लिखा रहता है साफ साफ, जब आप राउटर खरीदने जाते हो, जब राउटर खरीदते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है कि भाई वो क्या सपोर्टेड है क्या नहीं। जैसे ये WPA3 सपोर्टेड राउटर है आपका, ठीक है, तो ये आपका WPA3 सपोर्टेड का मतलब ये है कि आपका ये जो राउटर है, ये राउटर, ये वाईफाई राउटर जो आपके पास है, ये आपका कंपैरेटिवली बेटर हैशिंग आपका प्रोवाइड करेगा देन WPA2 डिवाइस। WPA2 भी प्रॉपर है, कौन हमारे अंदर कितना अटैक होने वाला है, ये सब मैटर करता है। जब आप एक कोई बहुत बड़ी घर में कौन अटैक करेगा आपके, देखिए जब कोई आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जब आप एक MNC में काम कर रहे हो, जहाँ पे आपके कई सारे क्लाइंट हैं एंड एवरीथिंग, आपने किसी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर वायरलेस वाला सेटअप किया है, तब मैटर करेगा कि आप WPA2 खरीदो डिवाइस, WPA3 खरीदो। इन TP-Link राउटर पे, D-Link राउटर पे कोई इतना ध्यान नहीं देता, सिंपली क्या देखते हैं, अच्छा 1500 रुपए का राउटर है, इस राउटर को खरीद लो, स्पीड भी ठीक ठाक है, ठीक है, तो मतलब ऐसे करके हम जनरली परचेजिंग हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जैसे आपका, अब आपको क्या पता IGMP ये सब क्या होता है, ठीक है, और हमें मतलब भी नहीं है। अब ये हमें पता है VLAN, ठीक है, बट जो एक नॉर्मल कैंडिडेट, जो नॉर्मल बंदा, ठीक है, आप अपने घर पे ही किसी से पूछ लो, किसी को नहीं पता होगा क्या, उनको बस ये कि राउटर लगा हुआ है। तो मतलब बेस्ड ऑन की क्या, अब देखो AC सपोर्टेड है, AC सपोर्टेड मतलब आपको जो है स्पीड कंपैरेटिवली बेटर मिल जाएगी। देखो 867 Mbps तक का कनेक्शन, टोटल 1200 Mbps तक की टोटल बैंडविड्थ आपको मिलती है। तो बात वही है कि आपका टोटल मतलब बेस्ड ऑन कि आप कितना पे करोगे, बेस्ड ऑन दैट आपको बेटर इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, हैशिंग, स्पीड, रेंज एंड एवरीथिंग आपको मिलता है। अच्छा, ये तो TP-Link T-Link के राउटर हो गए। अगर मैं आपको सिस्को का एक्सेस पॉइंट दिखाऊं, सिस्को का एक्सेस पॉइंट अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, WLC है, ठीक है, वायरलेस लैन कंट्रोलर, ठीक है, सिस्को का WLC है, और ये है एक एक्सेस पॉइंट, ठीक है, ये AP करके लिखा है ना, AP मतलब एक्सेस पॉइंट, ठीक है, तो ये सिस्को का एक एक्सेस पॉइंट, ठीक है। अब ये ऐसे आते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है, इसमें पीछे की तरफ कुछ पोर्ट्स होते हैं जिनसे आप अपना वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क मतलब फर्दर तैयार कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो एक्सेस पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये अगर 45,000 रुपीज का है, तो कुछ तो मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हमें देगा, मे भी हो सकता है रेंज बहुत ज्यादा हो, ठीक है, मतलब हो सकता है कि आपके पास इसमें सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स, या हो सकता है कि आपके पास जो है बैंडविड्थ वगैरह काफी ज्यादा मिले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि 6-8 हजार क्लाइंट को हैंडल कर ले, ये D-Link वाले राउटर नहीं हैंडल कर पाएंगे, TP-Link वाले नहीं हैंडल कर पाएंगे,
मतलब बेस्ड ऑन दैट आप ये चूज करोगे कि आपको कौन सा राउटर क्या परचेज करना है क्या नहीं। ठीक है, बस आपको बताने के लिए था कि जैसे ये WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर अप्रोक्सीमेटली ये कोई पुराना एक्सेस WLC है जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 78,000 का है। इसका काम क्या होगा, इस वायरलेस लैन कंट्रोलर WLC का काम क्या होगा कि आपकी कंपनी में जितने भी एक्सेस पॉइंट लगे हैं उनको एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के मैनेज किया, जैसे हमने अपने टोपोलॉजी में करवाया था। ठीक है, तो ठीक है, अब मतलब आप ये अमेजन पे भी कुछ इसको रिलेटेड चीजें हैं जो आप जो है मतलब कहीं ना कहीं परचेज कर सकते हो, स्विचेज एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब ये देखो नॉर्मल स्विचेज आते हैं, जैसे आपका ये डीलिंग का स्विच आप लगाते हो वैसे ये स्विच खरीद के लगाओ। अनमैनेजेबल स्विच है ये, अनमैनेजेबल स्विच मतलब आप इसमें कुछ विलन नहीं बना पाओगे, ये बस लेके आओ, प्लग एंड प्ले है बस। बाकी आप इसको की साइड से जाके खरीद के लगा दो। ठीक है, अभी देखो ये आपको प्राइस नहीं बताते यहाँ पे, ऐसे ओपनली आपको प्राइस जनरली अवेलेबल नहीं रहती। ठीक है, तो अब जैसे ये आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने अप्रोक्सीमेटली एक टाइम पे 70,000 के आसपास रहा होगा कोई बेस मॉडल इनका। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, आप परचेज करो जो भी आपको परचेज करना है, कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग आप यहाँ से देख लो, चाहे तो आप सिस्को की वेबसाइट से जाके देख लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो फाइन। ठीक है, तो ओवरऑल समराइज करें अगर हम जो हमने अभी तक पढ़ा, ऑथेंटिकेशन के कितने मेथड्स हैं? ऑथेंटिकेशन के आपके 3 मेथड्स हैं, ओपन ऑथेंटिकेशन, web.1x ईप के साथ, और ईप में भी आपके कई सारे फ्लेवर्स हैं जैसे लीप, ईप फास्ट, पीप एंड ईप TLS। तो ऑथेंटिकेशन के 3 मेथड्स, प्रिवेसी एंड इंटीग्रिटी के 3 मेथड्स। ओपन ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है कि कोई आपको जो है क्रेडेंशियल्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ओपन ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, हम केवल इस बात को कंफर्म करते हैं कि आपका डिवाइस एक वायरलेस डिवाइस है या नहीं। हम आपके हार्डवेयर को ऑथेंटिकेट कर, हम ये देख, आप एक ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट भेजो मेरे को, मैं उससे पता करूंगा कि अच्छा आपकी डिवाइस पे वायरलेस सपोर्ट है, आप कोई रोग डिवाइस नहीं हो, आप कोई अटैकर नहीं हो जो बेवजह ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट भेजे पड़ा है। बस उतना ही हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए, कोई भी हमें यहाँ पे क्रेडेंशियल रिक्वायर नहीं है। वेब वायर्ड इक्विवेलेंट प्रिवेसी, इसमें आपकी कुछ कीज रिक्वायर्ड होती हैं, 4104 बिट्स की जो आपकी कीज हैं उनको रिक्वायर किया जाता है, उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कल दिखाया था। तो वेब कीज को यूज करते हुए आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो किया जाएगा। .1x ईप के साथ अगर आप यूज करना चाहते हो तो ईप के कई सारे आपके फ्लेवर्स हैं, जैसे लीप स्टैंड्स फॉर लाइट वेटेड ईप, ये आपका डिप्रिकेटेड हो चुका है, मतलब कोई यूज नहीं करता है। ये वेब कीज को यूज करते हुए ही आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता था। ईप फास्ट, ईप फ्लेक्सिबल ऑथेंटिकेशन बाय सिक्योर टनलिंग, इसमें एक प्रोटेक्टेड एक्सेस क्रेडेंशियल पैक को यूज करते हुए आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। ईप प्रोटेक्टेड ईप में आपके डिजिटल सर्टिफिकेट्स को यूज करते हुए आपका ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और TLS के केस में आपके क्लाइंट, इसमें केवल क्या होता है, इसमें केवल क्या होता है, जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है केवल वहां पे आपको सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना होता है। क्लाइंट आपके फिर जो है MS चैप या टोकन GTC को यूज करते हुए, जेनरिक टोकन एक मशीन को यूज करते हुए OTP टाइप जनरेट करके कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट अगर आप ईप TLS की बात करोगे तो क्लाइंट और एक्सेस, क्लाइंट और ऑथेंटिकेशन सर्वर दोनों पे आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन के आपके ये मेथड्स हैं, प्रिवेसी इंटीग्रिटी की TKIP, टेम्पोरल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल। ठीक है, इनमें तो कोई क्रेडेंशियल नहीं चाहिए होता। CCMP काउंटर, CBC मैक प्रोटोकॉल, GCMP गिलायस काउंटर, WPA, WPA2, WPA3। तो बेस्ड ऑन कि आपकी डिवाइस पे किस चीज का, आपकी डिवाइस कौन से स्टैंडर्ड की डिवाइस है, WPA स्टैंडर्ड डिवाइस है, WPA2 स्टैंडर्ड डिवाइस है, WPA3 स्टैंडर्ड डिवाइस है, इनमें से आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट, जो कि मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर चुका था। अब अगर हम अपना वो देखें, अब हमें सब समझ में आ जाएगा जो हमने अभी पीछे लास्ट क्लास में जो हमने जो हमने सिक्योरिटी वाला पार्ट छोड़ दिया था, अगर हम वो अब देखेंगे तो अब हमें ये समझ में आएगा कि वहां पे क्या क्या ऑथेंटिकेशन के लिए चीजें लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये था, इस पे क्लिक किया हमने, डेस्कटॉप पे गए, इस पे गए वेब ब्राउजर पे, https
192.168.10.100 WLC खुल गया, लॉगिन करते हैं इसको, एडमिन पासवर्ड @123। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, हम गए WLAN के ऑप्शन पे, वायरलेस लैन के ऑप्शन पे। यहाँ पे जाके आप किसी भी एक वायरलेस लैन पे क्लिक कर दो, जैसे हमारा जो वाईफाई IM एडमिन नाम से मैंने उस पर क्लिक किया, और यहाँ पे आप सिक्योरिटी की टैब में जाओ और वहां पे देखो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन अब आपके पास अवेलेबल है। तो सिक्योरिटी की टैब में गए, कहता है देखो सिक्योरिटी किस स्टैंडर्ड के बेसिस पे प्रोवाइड करवाना चाहोगे आप, WPA WPA2। WPA का मतलब क्या है, वो TKIP का सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, आपके पास CCMP का सपोर्ट मिल जाएगा WPA2 में। तो WPA2 बेस्ड आपकी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करनी है, .1x बेस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, आपको जो है स्टैटिक वेब कीज यूज करनी है, ठीक है, वो था 40 बिट या 104 बिट की स्टैटिक वेब कीज, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, स्टैटिक वेब प्लस .1x, मतलब कैसे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। मैंने कहा चलो मान लो WPA2 बेस्ड हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आप कहोगे WPA यूज करोगे, WPA2 WPA3 सपोर्ट नहीं करता पैकेट ट्रेसर, नया राउटर पे WPA3 का सपोर्ट रहेगा। तो एकदम लेटेस्ट राउटर लोगे, वहां पे आपको WPA3 स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएगा। तो WPA पॉलिसी, WPA यूज करना है, WPA2 यूज करना है, ये आप बताओ, WPA यूज करना है, WPA2 यूज करना है, ठीक है। WPA यूज करोगे दोनों थोड़ी ना यूज कर पाओगे, तो WPA यूज करोगे, WPA2 यूज करो। तो मैंने कहा कि WPA यूज करना है, WPA वायर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस। अब WPA में क्या मिलता है वो देख लो आप, जो है WPA में क्या क्या मिलता है आपके पास, प्री शेयर की को यूज करते हुए ऑथेंटिकेशन, .next को यूज करते हुए ऑथेंटिकेशन, और TKIP और CCMP का सपोर्ट मिल जाएगा, GCMP का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब आप खुद एक्सप्लोर कर लो, AES यूज करना है या TKIP यूज करना है, आप यहाँ पे डिफाइन करो आपको क्या यूज करना है, AES या आपको क्या यूज करना है, TKIP। और नीचे देखो ये यहाँ पे क्या है, .1x यूज करना है आपको, क्या अगर .1x यूज करना है तो आप .1x यूज कर सकते हो, या आपको प्री शेयर की यूज करना है जो कि आपकी मशीन पे और क्लाइंट पे शेयर करनी पड़ेगी, कन्फिगर करनी पड़ेगी, वो यूज कर लो। .1x यूज करते तो क्या करना पड़ता है, कॉर्पोरेट यूजर डेटाबेस बनाना पड़ता है। तो जब यूजर लॉगिन करता तो यूजर ID पासवर्ड प्रोवाइड करता, हम उसको ऑथेंटिकेट करते तब अलाउ करते। तो WPA WPA2 दोनों में अगर हम बात करते हैं इनक्रिप्शन के लिए, दोनों में ही अगर हम बात करें इनक्रिप्शन के लिए, अगर आप नोटिस करो आपके पास AES का सपोर्ट, मतलब CCMP नहीं है, अच्छा इसमें CCMP नहीं है, इसमें केवल क्या है, TKIP ही है। WPA वाले में अगर WPA सपोर्टेड डिवाइसेस हैं तो वहां पे आपको जो है TKIP, AES, CCMP मिल जाएगा, ठीक है। WPA2 में TKIP का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मतलब .1x सभी में मिल जाता है, प्री शेयर की सभी में मिल जाती हैं। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि घर पे AAA सर्वर बैठाओगे जाके, घर पे तो आप क्या करोगे, अपने वाईफाई राउटर को सेटअप करते हो, एक पासवर्ड दे दोगे, वही पासवर्ड अपने लैपटॉप पे डाल दोगे और कनेक्ट हो जाएगा। प्री शेयर की जिसको आप कहते हो, घर पे थोड़ी ना आप AAA .1x वगैरह सेटअप करोगे। तो प्री शेयर की और .1x का सपोर्ट तो तीनों के लिए है। TKIP का सपोर्ट आपके WPA सपोर्टेड डिवाइसेस में है, WPA2 WPA3 में नहीं है। तो इस चार्ट के बेसिस पे आप यहाँ से वो जो ऑप्शन है वो ऑप्शंस आप यहाँ पे फर्दर ऑन एक्सप्लोर। ये लेयर 2 सिक्योरिटी वाली बात है। लेयर 3 सिक्योरिटी में आप वेब पॉलिसी लगा सकते हो। वेब पॉलिसी लगाने का मतलब क्या है कि यूजर कनेक्ट हो, यूजर को कनेक्ट कर दो, उसके बाद आपका यूजर जब कोई वेबसाइट खोलने की कोशिश करे तो लॉगिन पेज खोल दो, पहले यूजर वहां से लॉगिन करे, फिर उसके बाद उसको एक्सेस देंगे, जैसे आपके कॉलेजेस में होता है, ठीक है। तो वो आपकी लेयर 3 सिक्योरिटी वेब बेस्ड हम इन्फोर्स कर सकते हैं। AAA सर्वर आपके नेटवर्क में है, कौन कौन से AAA सर्वर हैं उनके बारे में आप यहाँ पे आके बताओ। तो सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप यहाँ से जाके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्दर ऑन सेट कर सकते हैं। बस आपको इतना देखना है कि कौन से इंटरफेस, कौन से डिवाइस पे क्या सपोर्टेड है। क्या आपकी डिवाइस WPA डिवाइस है तो ये सपोर्टेड है, WPA2 है तो सपोर्टेड है, WPA3 है तो ये सपोर्टेड है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर से याद दिला दूं सारा कि जब हम सिस्को एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट करने की बात करते हैं तो एक एक्सेस पॉइंट आपके 2 मोड में काम कर सकता है, ऑटोनोमस मोड में और लाइट वेटेड मोड में। ऑटोनोमस मोड में काम करने का मतलब क्या है, सारे फंक्शंस आपका ये खुद मैनेज करेगा, और लाइट वेटेड मोड में काम करने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के फंक्शन कहाँ पे पुश कर दे रहे हैं, WLC पे।
मैनेजमेंट के सारे फंक्शन आपके WLC पे पुश कर दिए गए हैं। तो मैनेजमेंट करना होगा अगर आपको अपने एक्सेस पॉइंट्स का, तो कहां से करना पड़ेगा? WLC से करना पड़ेगा। AP और WLC के बीच में कैप वैप कंट्रोल एंड प्रोविजनिंग ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट, कैप वैप टनल बनती है। इस कैप वैप टनल के बेसिस पे, इस कैप वैप टनल से पास होके आपके मैनेजमेंट के फ्रेम, डेटा के फ्रेम आपके सेंड किए जाते हैं WLC से, और वहीं से फिर दूसरी जगह पे सेंड किए जाते हैं। ठीक है, a switch port providing a wired connection to access point must be configured to support। ये एक्सेस, ये कह रहा है ये एक्सेस हो सकता है, ट्रंक हो सकता है, कैसे, किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा क्या ये पोर्ट आपका एक्सेस रहेगा, क्या ये पोर्ट आपका ट्रंक रहेगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने जो SSID बना रखी है नीचे सारी, क्या ये SSID एक विलेन को बिलोंग करती है, अलग अलग विलेन को बिलोंग करती है। बेस्ड ऑन दैट या तो आपको इसको ट्रंक बनाना पड़ेगा, या तो आपको इसको, टिपिकली जब हम ये लाइट वेटेड डिप्लॉयमेंट करते हैं ना, तो टिपिकली हम इसको एक्सेस ही बनाते हैं, और जब हम ऑटोनोमस मोड AP डिप्लॉय करते हैं तो इसको हम क्या बनाते हैं? ट्रंक। ठीक है, तो a switch port providing a wired connection to the access point must be configured to support either access or trunk links। ठीक है, wireless side of the autonomous system point inherits the frame and marks them with a VLAN ID where they belong to। Wireless side of the autonomous access point, here wireless side of the autonomous access point, wireless side of autonomous access point inherently trunks .111 frames towards the switch by marking them with the BSSID of the wireless LAN where they belong। तो कहता है कि सपोज आप एक वायरलेस SSID वायरलेस नेटवर्क के पार्ट हो, तो जब आपके फ्रेम को मैं स्विच की तरफ भेजूंगा तो मैं इनको अपने आप टैग कर दूंगा, अपने आप में मार्क कर दूंगा BSSID से, मतलब जो हमारा AP का जो मैक एड्रेस रहता है, जो BSSID की तरह काम करता है, उससे मैं टैग करके आगे की तरफ भेज दूंगा। Light-weighted access point must be paired with WLC to be fully functional। देख चुके, multiple VLANs can be extended from the WLC to the light-weighted access point, and from there they can be sent through the air, through the media towards the end user। कहता है कि मतलब आपको मल्टीपल SSID बनानी है, VLAN बनानी है, जो करना है सब WLC से बैठ के करना है, जो भी करना है आपको वो सारा आपको WLC से बैठ के ही करना है। कैसे करते हैं इनिशियल सेटअप? ऑलरेडी बताया, जब पहली बार आपका WLC बूट करता है, ठीक है, तो आप जो है जो विजर्ड है आपका, जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI विजर्ड है WLC का, वो यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ क्या यूज करो, आप जो है CLI यूज करो। तो जब आपका WLC बूट कर जाए तो आपका एक सर्विस पोर्ट होता है, SP मतलब सर्विस पोर्ट। सर्विस पोर्ट से आप क्या करो, अपने PC को कनेक्ट करो, अपने आप आपको जो है इस रेंज का IP मिल जाएगा। हमने देखा था, मिल गया था। उसके बाद हम HTTP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए हम अपने इस WLC का जो पेज है, जो इनिशियल सेटअप का पेज है, वो खोल सकते हैं। तो WLC लेके आओ, पावर कनेक्ट करो, पहली बार उसको बूट करो, और बूट करने के बाद जो सर्विस पोर्ट होता है, SP सर्विस पोर्ट होता है, वहां से अपना PC कनेक्ट करो, आपको अपने आप इस रेंज का IP मिल जाएगा, और आप WLC को इस पर्टिकुलर IP से फर्दर मैनेज कर सकते हो। एडमिन सब कर चुके, ऑलरेडी बता दिया मैंने क्या है क्या नहीं। ठीक है, ये सारा हम ऑलरेडी सेटअप कर चुके। वर्चुअल IP फॉरगेट अबाउट इट, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके, सारा सेटअप कर चुके। फिर WLC हमने एक्सेस किया, जब कॉन्फ़िगर कर दिया आपने, उसके बाद आपने to configure and manage the Cisco access point, we can connect a console cable from the PC to the access point। अरे AP में भी आपका कंसोल पोर्ट होता है, तो एक्सेस पॉइंट के कंसोल पे जाके आप जो है केबल कनेक्ट कर सकते हो, और वहां से आप सेटिंग्स कर सकते हो। Once the access point is operational and has an IP address, we can telnet SSH to the access point using CLI। मतलब अरे भाई AP है आपका, एक्सेस पॉइंट को या तो आप कंसोल केबल से एक्सेस करो, या तो टेलनेट SSH कर लो। टेलनेट SSH आप केवल तब कर पाओगे एक्सेस पॉइंट पे जब उस पे ऑलरेडी IP आ चुका है। अगर IP नहीं है तो आप उसको फिर टेलनेट SSH नहीं कर पाओगे। ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट सपोर्ट ब्राउजर बेस्ड मैनेजमेंट, जो भी अभी हमने कल देखा था कि वो 192.168.1.1 डाल दो, जो .1 डाल दो, एक पेज खुल जाता है, तो उसी से बैठ के फिर आप अपने उसका एक्सेस ले सकते हो। We can manage the lightweight access point from where WLC, ये कर ही रहे हैं WLC वाला काम, तो यही है WLC, जहां से बैठ के हम अपने वायरलेस एक्सेस पॉइंट को हम यहीं से बैठ के मैनेज कर सकते हैं। This browser session can be done only the WLC has been configured। ये मतलब WLC का जो एक्सेस लेना है, मैनेजमेंट एक्सेस लेना है, ये केवल तब हो पाएगा
जब आपने ऑलरेडी WLC को सेटअप कर दिया है, जो कि हम अपने पीछे की क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरीके से खुलता है। ये है 8500 सीरीज का WLC 8540, ये कुछ अलग ही है। ये जो WLC है ये एक अलग मॉडल का WLC है, ठीक है। ये कैटलिस्ट 3000 सीरीज का कुछ WLC है, ठीक है। ये आपका है आई थिंक 35 समथिंग है, 350 समथिंग करके कुछ था, 3504 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 3504 सीरीज का WLC है, ठीक है। ये आपका 3504 सीरीज का WLC है। इसमें इतने ही फंक्शन है जो आपको सामने दिख रहे हैं। अगर आप एक बड़ी सीरीज के WLC की बात करते हो, जैसे ये रहा, तो ये कैटलिस्ट 8500 सीरीज का WLC है, जहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव ऑब्वियसली कॉस्ट भी उतनी ही होगी फिर, ठीक है। तो जैसे इस WLC में आप एडवांस ऑप्शन पे गए, तो मतलब या मॉनिटर के ऑप्शन पे गए फॉर एग्जांपल, तो आपको दिखाएगा सेम स्टार्टिंग का पेज तो एकदम वैसे ही है, बस वो हमें 3500 सीरीज के WLC का फ्रंट पैनल दिखा रहा है, हमारे 8500 सीरीज के WLC का फ्रंट पैनल है। मतलब ये वही है सामने सारा। यहाँ से बैठ के आपको जो मॉनिटरिंग करनी है वो सारी मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, सारा कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, सब यहीं से बैठ के आप जो है सेट कर सकते हो। अच्छा, WLC पे आपके तरह तरह के पोर्ट होते हैं। WLC पे आपके तरह तरह के पोर्ट होते हैं। पोर्ट और इंटरफेस अलग अलग बातें होती हैं। मतलब आइडली जब हम राउटर्स की बात करते हैं, जब हम स्विचेस की बात करते हैं, तो हम पोर्ट और इंटरफेसेस को सेम मान लेते हैं। हम मानते हैं कि जो हमारा पोर्ट है, हम मानते हैं कि जो हमारा मतलब ये है इंटरफेस है, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। लेकिन अगर हम माने यहाँ पे कि WLC के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपकी दोनों अलग अलग चीजें हैं। WLC के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोर्ट है और जो इंटरफेस है, ये दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। WLC के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोर्ट है और जो इंटरफेस है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इनको आप जो है इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, जैसे आप राउटर्स और स्विचेस के केस में यूज करते हो। राउटर स्विचेस में हम पोर्ट को इंटरफेस, इंटरफेस को पोर्ट बोल देते हैं, जबकि राउटर में कंसोल पोर्ट होता है, ऑक्सिलरी पोर्ट होता है, इथरनेट इंटरफेस होता है, फास्ट इथरनेट इंटरफेस होता है, बट वहां पे इंटरचेंजेबली हम यूज कर लेते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। बट WLC में आपके पोर्ट और इंटरफेस दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे इन केस ऑफ WLC, पोर्ट आपके वो फिजिकल पोर्ट होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, जो आपको विजिबल होते हैं। WLC के केस में, वायरलेस लैन कंट्रोलर के केस में, कंट्रोलर के पोर्ट आपके वो फिजिकल कनेक्शंस होते हैं जो एक्सटर्नल वायर्ड और स्विच नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, और इंटरफेस आपके लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं जो WLC अंदर ही अंदर आपका क्रिएट करके रखता है। मतलब WLC अंदर ही अंदर कुछ इंटरफेसेस बनाएगा और उन इंटरफेसेस को कुछ ना कुछ IP एंड एवरीथिंग आपके पास दे देगा और उन इंटरफेसेस की हेल्प से कुछ काम करेगा। लेकिन पोर्ट क्या होंगे? जो फिजिकल पोर्ट होता है, जैसे WLC का फॉर एग्जांपल ये टोपोलॉजी देखो, ये जो WLC है फॉर एग्जांपल हमारा, इस WLC का जो पोर्ट आपके कहाँ गया है, स्विच नेटवर्क की तरफ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल WLC का जो पोर्ट जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्विच नेटवर्क की तरफ गया है, ये पोर्ट है, ये इंटरफेस नहीं है, ये एक पोर्ट है। गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट, गीगाबिट ईथरनेट 1 2 3 4, सर्विस पोर्ट, मैनेजमेंट पोर्ट, ये सारे पोर्ट्स हैं जो आपको विजिबल रहते हैं। इसमें तो कुछ नहीं दिखाई देगा, इसमें आपको कुछ विजिबल नहीं होगा, बट इसमें जो सर्विस पोर्ट होता है, जो मैनेजमेंट पोर्ट होता है, वो पोर्ट कहे जाते हैं। तो कंट्रोलर के पोर्ट आपके फिजिकल कनेक्शंस होते हैं जो कि आपके एक्सटर्नल वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इंटरफेस आपके वो लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं जो WLC अंदर ही अंदर आपके पास क्रिएट करते हुए चलता है। जैसे लूपबैक आपको दिखाई नहीं देता, वो होता है लेकिन, तो लूपबैक को आप क्या बोलो, जैसे इंटरफेस, ठीक है। बाकी सारे पोर्ट हैं, फिजिकल दिखाई दे रहा है। तो मतलब जो फिजिकल कनेक्शंस बनाने के लिए जो पोर्ट यूज होते हैं उनको पोर्ट कहा जाता है, और जो इंटरनली जो आपके लॉजिकल कनेक्शंस बनाने के लिए WLC जिन इंटरफेसेस को यूज करता है उनको हम फिर इंटरफेस रेफर करते हैं। ये पोर्ट है। सर्विस पोर्ट, सर्विस पोर्ट का क्या काम है? पहली बार जब आप WLC को बूट करोगे, फर्स्ट टाइम जब आप अपने WLC को बूट करोगे, तो इनिशियल सेटअप करने के लिए आप अपने WLC के सर्विस पोर्ट से अपने PC को कनेक्ट कर सकते हो। आपको DHCP के थ्रू IP मिल जाएगा, आप WLC को एक्सेस करना और आप सारी सेटिंग्स कर देना। उसके बाद कंसोल पोर्ट, आपको पता ही है कंसोल पोर्ट का काम क्या होता है, कंसोल एक्सेस लेना। कंसोल एक्सेस लेना है तो आप कंसोल पोर्ट को यूज करते हुए कंसोल एक्सेस ले सकते हो।
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्ट क्या होता है? ये आपका वो पोर्ट होता है जहां से आपका WLC आपके वायर्ड स्विच के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, जो आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर है ये आपके वायर्ड स्विच के साथ जिस इंटरफेस से कनेक्ट होता है, जिस पोर्ट से कनेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्ट। और अगर आपने एक से ज्यादा WLC लगाए हैं, क्यों? ताकि आपकी रिडंडेंसी बनी रहे, तो फिर वहां पे एक डेडिकेटेड पोर्ट, रिडंडेंसी पोर्ट आपका यूज होता है रिडंडेंसी इंश्योर करने के। इसको आरपी कहा जाता है, इसको आरपी कहते हैं, इसको आरपी कहते हैं, इसको एसपी कहते हैं, इसको डीपी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्ट लिखा रहता है उसमें। मैं इसमें अगर पीछे देखेंगे तो वहां पे था एसपी, आरपी। एसपी का मतलब है सर्विस पोर्ट, आरपी का मतलब है रिडंडेंसी पोर्ट। ठीक है, ये एम मतलब मैनेजमेंट का पोर्ट हो गया, ये आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पोर्ट हो गया जहां से स्विच कनेक्ट होएगा। ठीक है, सीरियल यूएसबी मतलब ये क्या नाम है, यूएसबी पोर्ट भी है। ठीक है, फर्दर ऑन। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिफरेंट तरह के पोर्ट। अब सर्विस पोर्ट बताया मैंने, सर्विस पोर्ट का काम क्या होता है? इट इज यूज फॉर आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट, सिस्टम रिकवरी, इनिशियल बूट फंक्शंस। इट ऑलवेज कनेक्ट्स टू द स्विच इन द एक्सेस मोड। मतलब अगर ये WLC है, ये WLC का सर्विस पोर्ट है, ये आपके स्विच से कनेक्टेड है और यहाँ से आपका PC लगा है, तो इसको हमें एक्सेस पोर्ट, एक्सेस मोड पे कनेक्ट करना पड़ेगा। एक्सेस पोर्ट हमें यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अच्छा, एक होता है आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट और एक होता है इन बैंड मैनेजमेंट। इसको याद रखना, आउट बैंड मैनेजमेंट या आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट, और एक होता है इन बैंड मैनेजमेंट। आउट बैंड मैनेजमेंट एक अलग बात है, इन बैंड मैनेजमेंट आपकी एक अलग बात है। जब आप जैसे फॉर एग्जांपल अपने डिवाइस को किसी ऐसे पोर्ट से मैनेज कर रहे हो, जब आप अपने डिवाइस को किसी ऐसे पोर्ट से मैनेज कर रहे हो जो पोर्ट आपका मतलब डेटा ट्रैफिक सेंड नहीं कर रहा, मतलब आपका मैनेजमेंट ट्रैफिक अलग है और डेटा ट्रैफिक अलग पोर्ट पे आ रहा है। मतलब ये पोर्ट जो आपके पास है कंसोल पोर्ट है ना, कंसोल पोर्ट पे हम डेटा थोड़ी ना भेजते हैं, कंसोल पोर्ट पे तो केवल मैनेजमेंट का काम होता है। तो हम कहते हैं आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट का पोर्ट है। आउट बैंड का मतलब है आउट ऑफ बैंड ऑफ डेटा, मतलब डेटा ट्रैफिक अलग और आपका मैनेजमेंट ट्रैफिक अलग। तो ऐसे पोर्ट हम क्या बोलेंगे? आउट बैंड मैनेजमेंट के। टेलनेट करोगे तो जिस पोर्ट से आपका डेटा ट्रैफिक आएगा उसी पोर्ट से टेलनेट का भी ट्रैफिक आएगा, तो फिर हम क्या बोलते हैं उसको इन बैंड। तो सर्विस पोर्ट एक आउट बैंड मैनेजमेंट का पोर्ट होता है। सर्विस पोर्ट इट इज यूज्ड फॉर आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट, सिस्टम रिकवरी, इनिशियल बूट फंक्शन, और ये स्विच के साथ जब कनेक्ट होता है तो हमेशा एक्सेस पोर्ट पे, एक्सेस रोल पे आपके पास एक कनेक्ट रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्ट ये आपके इट इज यूज्ड फॉर ऑल नॉर्मल AP मैनेजमेंट ट्रैफिक, यूजुअली कनेक्ट्स टू द स्विच इन द ट्रंक। मतलब ये सपोज आपके WLC पे 4 पोर्ट हैं, आपको अच्छी स्पीड चाहिए थी तो चारों पोर्ट को एग्रीगेट कर लो, ईथर चैनल लिंक बंडलिंग करा लो। ठीक है, लैग करके जो लिखा है ना, लिंक एग्रीगेशन, LAG, लिंक एग्रीगेशन मतलब लैग का मतलब वही ईथर चैनल जो आप कहते हो वहां पे, उसको हम यहाँ पे लैग कह रहे हैं। तो आपके स्विच पे, आपके WLC पे 4 गीगाबिट के पोर्ट थे, चारों का स्विच से कनेक्ट किया, चारों का बंडल बना। ठीक है, और उसको ट्रंक बना दिया यहाँ पे ताकि VLAN 10, 20, 30, 40 सभी का ट्रैफिक पास हो सके। तो इट इज यूज्ड फॉर ऑल AP एंड मैनेजमेंट ट्रैफिक, यूजुअली कनेक्ट्स टू स्विच पोर्ट इन .1q ट्रंक मोड। कंसोल पोर्ट पता ही है आपको, कंसोल एक्सेस करने के लिए वही कंसोल पुट्टी ओपन करो, 9600 बॉड रेट वो सब सेट करो और अकॉर्डिंगली आप जो है, जैसे आप बाकी के राउटर स्विचेस का कंसोल एक्सेस लेते हो वैसे आप WLC का भी कंसोल एक्सेस ले सकते हो। इसमें नहीं है जितना मेरे को याद है, होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट इसमें आई थिंक कंसोल पोर्ट नहीं है। अगर मैं इसमें केबल कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो इसमें कंसोल का पोर्ट ही नहीं है एक्चुअली। इसमें अगर मैं केबल कनेक्ट करने की कोशिश करूं, है क्या? आई थिंक नहीं है, पैकेट असर में नहीं है, रियल में होता है। रियल में कंसोल का पोर्ट होता है, उस कंसोल के पोर्ट से जैसे आप अपने राउटर स्विच को एक्सेस करते हो वैसे अपने इस WLC को भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद रिडंडेंसी पोर्ट, जब हम HA की बात करते हैं, HA मतलब क्या होता है? हाई अवेलेबिलिटी। अब आपने एक ही WLC लगा रखा है, अगर वो WLC डाउन चला गया तो आपका वायरलेस नेटवर्क बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 WLC खरीदे, दोनों लगाए और आपस में दोनों को कनेक्ट कर दिया ताकि दोनों हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपका एक WLC डाउन जाता है तो दूसरे से हमारा सारा काम चल सके।
तो जब दो WLCs को हमें HA हाई अवेलेबिलिटी के लिए कनेक्ट करना होता है तो फिर हम यूज करते हैं रिडंडेंसी पोर्ट या RP। ठीक है, WLC और AP के बीच में आपकी कैप वेब जो टनल है वो टनल आपके पास बिल्ड की जाती है। Distribution system ports can be configured as a link aggregation group lag, such as they are bundled together and act as one link, providing redundancy just like Ether. तीन चार जो मिल सके। तो कंट्रोलर के वायरलेस लैन कंट्रोलर के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्ट्स होते हैं इनको एक बंडल की तरह भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ताकि हमें याद रखना सारा ट्रैफिक WLC से होके ही जाएगा। आपकी कंपनी में 1000 लोग हैं, सबका ट्रैफिक WLC से होके ही जाएगा। तो स्विच से स्विच के बीच में तो 10 gig की लिंक लगी है, स्विच से स्विच के बीच में 4 केबल लगी है, स्विच से स्विच के बीच में मीथाचल बंडिंग भी चल रही है, बट स्विच से WLC का क्या, क्योंकि ट्रैफिक जाएगा तो WLC से होके ही। तो अगर ट्रैफिक WLC से पास होके जाएगा 1000 लोगों का ट्रैफिक, तो एक ही केबल लगी है अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो उस केस में लोड उस लिंक पे बहुत ज्यादा लोड है। आपको लगा WLC ही तो है, मैनेज ही तो कर रहा है केबल, लगाओ यहाँ पे 100 Mbps की केबल, क्या दिक्कत है। बट ये जो आपके वायरलेस क्लाइंट्स थे ये 802.11 AC सपोर्ट करते हैं या AX सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे गीगाबिट में स्पीड आती है वायरलेस टेक्नोलॉजी में। तो सोचो कि 1 GB पर सेकंड की स्पीड से, 1 GB छोड़ो, 4 क्लाइंट अगर 100 Mbps की स्पीड से भी ट्रैफिक भेजना शुरू करते हैं फुल स्पीड से अपनी, और सारा ट्रैफिक आपके WLC से होके जाए अगर, तो लोड कैसे हैंडल करेगी वो 100 Mbps की लिंक। 400 MB का ट्रैफिक पर सेकंड 100 Mbps के लिंक के ऊपर से, तो फिर कंजेशन होने के चांसेस रहेंगे। तो हम चाहेंगे कि हम चाहेंगे कि हम यहाँ से क्या करें, 2, 3 और 4 क्या करें यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल पोर्ट्स को अपने इस WLC के साथ कनेक्ट करें और इनको आपस में बंडल करें। कौन से प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, लैग लिंक एग्रीगेशन ग्रुप को यूज करते हुए, ताकि हमें थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर बैंडविड्थ मिल सके। अरे मतलब जो वहां पे ईथर चैनल पढ़ा है आपने स्विचेस में, वही यहाँ पे आपका लैग लिंक एग्रीगेशन ग्रुप के नाम से यूज किया जाता है। Cisco WLC do not support any link aggregation negotiation protocol like LACP and PAGP। मतलब हमें मोड ऑन, अरे ईथर चैनल लिंक बंडलिंग करने के 3 तरीके हैं। या तो क्या करो मोड ऑन स्टैटिक ईथर चैनल, या तो क्या यूज कर लो प्रोटोकॉल PAGP और LACP, ये प्रोटोकॉल होते हैं। कहता है कि WLC प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे क्या यूज कर लो PAGP LACP, PAGP LACP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए लिंक बंडलिंग कराई, ये करेगा नहीं लिंक बंडलिंग। तो कहता है कि आपको यहाँ पे स्टैटिक ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। स्टैटिक ईथर चैनल का मतलब क्या होता है, मोड ऑन आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, Cisco WLC do not support any aggregate negotiation, मतलब link bundling protocol like LACP or PAGP at all. Therefore, you must configure the switch port in always on mode. तो ये पोर्ट है, 4 पोर्ट हैं आपके WLC पे। इंटरफेसेस की जब बात करते हो, इंटरफेसेस आपके WLC पे वो लॉजिकल पोर्ट्स हैं जो WLC अंदर ही अंदर बना लेता है अपने काम के लिए। आपको मतलब बनाने नहीं पड़ते, आपको ये इंटरफेसेस एंड एवरीथिंग आपके क्रिएट नहीं करने पड़ते। तो a controller can connect, for example, a controller can connect to multiple VLANs on the switch network. Internally, controllers must somehow map those wired VLANs to the wireless network. कहता है कि suppose एक wireless LAN controller जो कि आपका 3 SSIDs को ब्रॉडकास्ट करता है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली SSID VLAN 10, दूसरी SSID VLAN 20, तीसरी SSID VLAN 30। अब WLC अंदर ही अंदर कैसे VLAN 10 को VLAN 20 और 30 से सेपरेट रखे, मतलब उसको कैसे पता लगेगा कि ये VLAN 10 का आपका मोड लाइक नेटवर्क है और ये VLAN 20 का नेटवर्क है और ये आपकी VLAN 30 का नेटवर्क। स्विच पे तो दिखाई देता है,
स्विच पे अगर हम इस पोर्ट को VLAN 10 में डालेंगे तो ये यूजर VLAN 10 का पार्ट बन जाएगा, इसको VLAN 20 में डालेंगे तो VLAN 20 का पार्ट बन जाएगा, इसको VLAN 30 में डालेंगे तो 30 का पार्ट बन जाएगा। इसमें कैसे करोगे? ये कैसे करोगे कि ये पीसी आपका जब इस SSID से कनेक्ट करता है, ये पीसी आपका जब किसी दूसरी SSID से कनेक्ट करता है, और ये पीसी जब आपका तीसरी SSID से कनेक्ट करता है, तो ये किसका पार्ट है? VLAN 10 का, ये 20 का, और ये किसका? 30 का। ताकि इनके ट्रैफिक को हम क्या करें, आपके प्रॉपर स्विच से ट्रंक रन करके आगे की तरफ भेजें। तो जैसे कंट्रोलर कैन कनेक्ट मल्टीपल VLANs ऑनटू द स्विच नेटवर्क, कहता है कंट्रोलर आपके स्विच नेटवर्क में मल्टीपल VLANs के साथ कनेक्ट हो सकता है। इंटरनली कंट्रोलर को किसी तरीके से उन VLAN को वायरलेस नेटवर्क के साथ मैप करना पड़ेगा। इसलिए वो अंदर ही अंदर क्या बनाता है, कुछ इंटरफेसेस बना लेता है। These internal interface must be configured with IP address, subnet mask, default gateway, DHCP server. अरे जब कोई यूजर, सपोज फॉर एग्जांपल कोई यूजर आपका इस SSID को ज्वाइन करा, तो कल हमने देखा था अपने आप IP मिल गया था DHCP सर्वर से, तो किसी ने तो उसको बताया होगा कि आपका DHCP सर्वर ये है, जाओ उसके पास IP लेके आओ। कौन बताएगा? WLC बताएगा। तो WLC कैसे रिडायरेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल आपके एक क्लाइंट को, जाओ उस DHCP सर्वर से IP लेके आओ। मतलब WLC जैसे VLAN 10 के लिए हमने एक DHCP सर्वर बना रखा है, 20 के लिए, 30 के लिए, तो WLC किस तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल सेपरेशन करता है उन VLANs के बीच में। तो इंटरनल इंटरफेसेस मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड विद द IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, DHCP सर्वर। ईच इंटरफेस इज बीन असाइन्ड टू अ फिजिकल पोर्ट एंड द VLAN ID। ये होते हैं इंटरफेसेस WLC में। WLC में इंटरफेसेस हैं, जैसे मैनेजमेंट इंटरफेस, रिडंडेंसी मैनेजमेंट, वर्चुअल इंटरफेस, सर्विस पोर्ट इंटरफेस, डायनेमिक इंटरफेस। ये दिखाई नहीं देंगे, इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, ये सारे इंटरफेसेस आपके WLC ने खुद अंदर ही अंदर बना रखे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो पहला इंटरफेस जो आपके पास है, इंटरफेस मतलब आपका पोर्ट नहीं, फर्स्ट इंटरफेस जो आपके पास है मैनेजमेंट इंटरफेस। मैनेजमेंट इंटरफेस का काम क्या है कि जो मैनेजमेंट ट्रैफिक है आपका WLC पे, जो आपका मैनेजमेंट इंटरफेस होता है, ये मैनेजमेंट इंटरफेस का काम क्या होता है कि जो आपका मैनेजमेंट ट्रैफिक, जैसे आपके सपोज एक एक्सेस पॉइंट का मैनेजमेंट वगैरह करना है, तरह तरह का जो मैनेजमेंट वगैरह करना है, तो इट इज यूज्ड फॉर नॉर्मल मैनेजमेंट ट्रैफिक सच एज रेडियस, यूजर ऑथेंटिकेशन, WLC to WLC कम्युनिकेशन, SSH एंड एवरीथिंग, SNMP, NT, मतलब जितना भी मैनेजमेंट का काम, मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी आपके टास्क हैं, वो सारे इस मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, WLC के बीच का कम्युनिकेशन वेब बेस्ड, सपोज आपने WLC को 192.168.100 से ओपन किया, ठीक है, तो वो सारा का सारा काम आपका कहीं ना कहीं इस मैनेजमेंट इंटरफेस की हेल्प से ही किया जाता है। ठीक है, NTP, syslog, ये सारा काम आपके सारे मैनेजमेंट ट्रैफिक आपके इस मैनेजमेंट इंटरफेस से मैप या कनेक्ट आपके पास WLC के करता है। Management interface is also used to terminate the cap web tunnels between the controller and access point. एक WLC एक wireless LAN controller access point से कनेक्ट करने के लिए भी वो उस मैनेजमेंट इंटरफेस को कनेक्ट यूज करता है। तो मैनेजमेंट इंटरफेस आपका वो लॉजिकल इंटरफेस है जो WLC अंदर ही अंदर आपका बनाता है, जिसको यूज करके वो आपके अपने एक्सेस पॉइंट से, जितने भी एक्सेस पॉइंट हैं, उन एक्सेस पॉइंट्स के बीच में कैप वेब टनल बनाता है, ताकि आपका जो मैनेजमेंट का ट्रैफिक है वो आपका फ्लो कर सके। रिडंडेंसी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट IP एड्रेस ऑफ द WLC दैट इज पार्ट ऑफ हाई अवेलेबिलिटी पेयर ऑफ द कंट्रोलर। आपने 2 WLC लगा रखे हैं, दोनों WLC को आपने हाई अवेलेबिलिटी HA इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया हुआ है, तो उनके बीच में भी रिडंडेंसी इंश्योर करने के लिए आपका वो जो मैनेजमेंट IP एड्रेस है वही इनफैक्ट यूटिलाइज किया जाएगा। तो मैनेजमेंट IP एड्रेस ऑफ रिडंडेंट WLC इज पार्ट ऑफ हाई अवेलेबिलिटी पेयर ऑफ द कंट्रोलर एज वेल। एक्टिव WLC मैनेजमेंट इंटरफेस को यूज करता है, स्टैंड बाय वाला वेट करता है। मतलब 2 IPs होते हैं यहाँ पे, एक आपका इंटरफेस IP, एक आपका रिडंडेंसी इंटरफेस IP।
तो जो WLC आपका एक्टिव होता है वो मैनेजमेंट इंटरफेस के एड्रेस को यूज करता है, जो स्टैंड बाय वाला होता है वो रिडंडेंसी मैनेजमेंट वाले आईपी को यूज करता है जो हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया होता है। ठीक है, तो रिडंडेंसी मैनेजमेंट के लिए भी आपका एक डेडिकेटेड इंटरफेस आपका WLC इनसाइड WLC अपने आप बना के रख ले। उसके बाद वर्चुअल इंटरफेस का काम क्या होता है? IP address facing the wireless clients when the controller is relaying the DHCP message or to perform web authentication supporting client mobility। मतलब आपका एक आपका एंड यूजर है, वो एंड यूजर आपका बूट करता है, आप आता है, ठीक है, तो उस एंड यूजर को हमें फॉर एग्जांपल IP दिलवाना है, ठीक है, एंड यूजर ने मुझे एक DHCP की रिक्वेस्ट भेजी, वो DHCP का पैकेट मेरे पास WLC तक आया, WLC उसको कैसे एक प्रॉपर DHCP सर्वर की तरफ रिले करे। तो WLC अंदर ही अंदर मतलब एक इंटरफेस वर्चुअल इंटरफेस अंदर क्रिएट करता है। WLC अंदर ही अंदर एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करता है, उसको IP एड्रेस देता है और उस IP एड्रेस को यूज करता है फॉर एग्जांपल किस काम के लिए? जब DHCP के मैसेज को रिले करना होता है, जब उसको क्लाइंट्स का वेब ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना होता है, क्लाइंट जब एक AP से दूसरे AP पे मूव करता है तो क्लाइंट की मोबिलिटी को हैंडल करने के लिए भी वो उसी वर्चुअल इंटरफेस IP को यूज करता है, जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते वक्त हमने स्किप कर दिया था। ये वाला ये वर्चुअल IP जो आपके पास फॉर एग्जांपल होता है, ये वर्चुअल IP आपका वो IP एड्रेस होता है जिसको यूज करके आपका WLC क्लाइंट को DHCP सर्वर की तरफ रिडायरेक्ट करता है कि भाई आपके DHCP पैकेट को मैं इस DHCP सर्वर की तरफ भेजता हूँ, वहां से आपको IP मिलेगा, मैं आपको देता हूँ IP। या क्लाइंट के जब ऑथेंटिकेशन करना है या जब क्लाइंट रोम करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो जिस IP को यूज करते हुए आपका WLC इन सारे फंक्शंस को मैनेज कर पाता है उसको हम कहते हैं वर्चुअल IP। वर्चुअल IP आपके XRP वाला वर्चुअल IP नहीं है, ये वर्चुअल IP आपके WLC के एक वर्चुअल इंटरफेस पे जो IP सेट होता है उसको हम आपका ये वर्चुअल IP कहते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल इंटरफेस पे आपका जो IP सेट रहता है उसको हम वर्चुअल IP कहते हैं। ये IP एड्रेस आपका यूज किया जाता है आपके DHCP के मैसेजेस को रिले करने के लिए, वेब ऑथेंटिकेशन के लिए, क्लाइंट मोबिलिटी और इन सब चीजों के लिए। सर्विस पोर्ट आपको बताया गया अभी कि आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट करने के लिए जो पोर्ट हम यूज करते हैं वो पोर्ट आपका सर्विस पोर्ट होता है और उस सर्विस पोर्ट के लिए आपका WLC एक इंटरफेस क्रिएट करता है और उसको आपके पास वो एक IP एड्रेस फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगर करके दे देता है। तो ये सर्विस पोर्ट इंटरफेस आपके सर्विस पोर्ट से कनेक्ट होता है। सर्विस पोर्ट इंटरफेस आपका जो रहता है वो आपके सर्विस पोर्ट से कनेक्ट होता है ताकि आपका जो आउट बैंड मैनेजमेंट है वो आपके पास परफॉर्म किया जा सके। डायनेमिक इंटरफेसेस अपने आप WLC जब आप VLANs क्रिएट करते हो, जब आप एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को VLAN के साथ मैप करते हो तो WLC अपने आप कुछ इंटरफेसेस क्रिएट करता है। WLC अपने आप कुछ इंटरफेसेस क्रिएट करता है जिसको यूज करके वो आपके वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क के बीच में वो VLAN की मैपिंग परफॉर्म कर सके कि एक यूजर अगर आपके इस SSID को बिलोंग करता है तो ये यूजर वायर्ड नेटवर्क के हिसाब से VLAN 10 का पार्ट माना जाएगा। इस काम को इंश्योर करने के लिए WLC अंदर ही अंदर कुछ डायनेमिक इंटरफेसेस बना के रखता है और इन डायनेमिक इंटरफेसेस का काम क्या होता है कि एक SSID को एक VLAN के साथ मैप किया जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने WLC पे कॉन्फ़िगर किया कि ये जो SSID सिस्को है ये VLAN 10 से मैप्ड है, तो अंदर ही अंदर WLC एक डायनेमिक इंटरफेस क्रिएट करेगा, उस इंटरफेस को यूज करेगा इस वायरलेस नेटवर्क को वायर्ड नेटवर्क के साथ इनफैक्ट कनेक्ट करने के लिए। मतलब वायर्ड नेटवर्क में यूजर VLAN 10 को बिलोंग करता है, वायरलेस नेटवर्क के हिसाब से SSID सिस्को को बिलोंग करता है। मैप कैसे किया जाए कि यूजर जब SSID सिस्को से कनेक्ट करे तो अपने आप VLAN 10 का पार्ट बन जाए। उस मैपिंग के लिए आपके वो जिस इंटरफेस को यूज करता है उसको हम कहते हैं डायनेमिक इंटरफेसेस। जितने आप SSID बनाओगे उनको जैसे जैसे आप VLAN के साथ मैप कराते जाओगे डायनेमिक इंटरफेसेस आपके बनते रहेंगे। तो डायनेमिक इंटरफेसेस यूज्ड टू कनेक्ट VLAN टू वायरलेस LAN। आपके स्विच नेटवर्क में यूज होने वाली VLAN को वायरलेस लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एक लॉजिकल कनेक्शन बनाने के लिए वायरलेस एंड वायर्ड नेटवर्क के बीच में इन डायनेमिक इंटरफेसेस को यूज किया जाता है। डायनेमिक इंटरफेसेस मस्ट आल्सो बी कॉन्फ़िगर्ड विद इट्स ओन IP एड्रेस एंड कैन एक्ट एज द DHCP रिले फॉर द वायरलेस क्लाइंट। तो डायनेमिक इंटरफेसेस पे जब हम SSIDs वगैरह बनाते हैं वहां पे हम बताते हैं कि कौन सी रेंज का IP यूज करना है एंड एवरीथिंग, तो उन्हीं IPs को यूज करते हुए आपका वो DHCP के पैकेट्स को फर्दर ऑन आगे रिले भी कर सकता है।
Management traffic will usually consist of protocols such as HTTP, SSH, SNMP, NTP. It also consists of CAP web packet to control the traffic, to carry the traffic from the access point to the WLC. तो मैनेजमेंट ट्रैफिक में क्या क्या आता है? मैनेजमेंट ट्रैफिक में आपके पास HTTP का ट्रैफिक आता है, SSH, टेलनेट, SNMP, TFTP, FTP, इन सब का ट्रैफिक आपके पास मैनेजमेंट ट्रैफिक के अंदर में कंसीडर किया जाता है। कैप वेब टनल जो आपके WLC और एक्सेस पॉइंट के बीच में बनी है, इनके थ्रू भी आपका मैनेजमेंट ट्रैफिक एक्सेस पॉइंट से WLC, WLC से एक्सेस पॉइंट आपके पास फ्लो करता है। ठीक है, तो मतलब आपके ये तरह तरह के इंटरफेसेस, आपका जो WLC है टोटल 5 तरह के लॉजिकल इंटरफेसेस इंटरनली क्रिएट कर सकता है ताकि वो अपने सारे फंक्शंस को प्रॉपर्ली हैंडल करता रहे। तो मैनेजमेंट इंटरफेस आउट बैंड मैनेजमेंट करने के लिए, रिडंडेंसी मैनेजमेंट के लिए रिडंडेंसी इंटरफेस, वर्चुअल इंटरफेस अगर हम बात करें तो DHCP, वर्चुअल इंटरफेस के कई सारे काम है। क्या वर्चुअल इंटरफेस के कई सारे काम है? DHCP सर्वर प्लेस होल्डर, क्लाइंट मोबिलिटी हैंडल करना, गेस्ट वेब ऑथेंटिकेशन, मतलब एंड यूजर का ऑथेंटिकेशन वगैरह हैंडल करना है, मतलब ये सारे मतलब काम आपका जो वर्चुअल इंटरफेस है वो आपके पास करता है। वर्चुअल इंटरफेस आपका एक अगेन वर्चुअल इंटरफेस है जहाँ पे एक IP कॉन्फ़िगर होता है, उसको यूज करते हुए WLC थिंग्स सच एज क्लाइंट की मोबिलिटी हैंडल करेगा, थिंग्स सच एज क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन हैंडल करेगा, थिंग्स सच एज आपका जो एंड यूजर है उसको IP कौन से DHCP सर्वर से दिया जाएगा, उस DHCP सर्वर की तरफ पैकेट्स को DHCP के डिस्कवर पैकेट को, ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट पैकेट को रिले फॉर एग्जांपल करेगा। तो when a wireless client issues a request to obtain an IP address, controller can relay that packet to the DHCP server so that it can get the IP। मतलब क्लाइंट ने डिस्कवर पैकेट भेजा, क्यों? ताकि उसको DHCP के थ्रू IP मिल सके। ये डिस्कवर पैकेट आपके कहां तक आया? WLC तक आया। WLC उस डिस्कवर पैकेट को रिसीव करके आपका एक्चुअल DHCP सर्वर की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा कि जाओ वहां से आपको IP मिल जाएगा। तो ये काम आपका फ्रॉम द क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, DHCP सर्वर अपीयर्स टू बी कंट्रोलर, मतलब WLC का IP। क्लाइंट को लग रहा है कि उसका DHCP सर्वर कौन है? WLC, क्योंकि उसको IP कहां से मिल रहा है? WLC से मिल रहा है। ठीक है, जबकि WLC IP नहीं दे रहा, WLC आपके पैकेट्स को रीच सेंड कर देता है रियल DHCP सर्वर की तरफ, वहां से IP मिलता है, तब जाके आपको IP बढ़ता है। तो क्लाइंट को ये लगता है कि जो WLC का जो वर्चुअल IP है यही मेरा DHCP सर्वर है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब ये वाली बात हो गई। ये PC ये स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है, ये राउटर से कनेक्टेड है, इधर राउटर, इधर राउटर, इधर राउटर, और यहाँ है आपका DHCP सर्वर। ठीक है, क्लाइंट ने DHCP का डिस्कवर पैकेट भेजा, डिस्कवर पैकेट यहाँ तक आया, यहाँ से वो डिस्कवर पैकेट आपका रिले कर दिया गया कहाँ की तरफ? DHCP सर्वर की तरफ। तो आपको तो यही लगेगा ना कि आपको IP यहाँ से मिल गया है, जबकि आपको IP यहाँ से नहीं मिला है। आपको IP कहाँ से मिला है? आपके दूसरे पास। सेम वही यहाँ पे भी है, इसको हटा दो, वाईफाई लगा दो। आप एक एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हुए, ये एक्सेस पॉइंट एसोसिएटेड था इस WLC से, तो जब आपका DHCP का डिस्कवर पैकेट आया तो वो आपके उस कैप वेब टनल के थ्रू WLC तक पहुंचा। WLC ने उस पैकेट को आपके रियल DHCP सर्वर की तरफ रिडायरेक्ट कर दिया। उस WLC ने आपके उस DHCP के पैकेट को रियल DHCP सर्वर की तरफ रिडायरेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि WLC एक समथिंग कॉल्ड रिले एजेंट की तरह काम कर रहा है, और जब वहां से आपको IP मिला तो WLC ने उस IP को आपको एलोकेट किया। तो आपको लग रहा है कि WLC आपका DHCP सर्वर है, जबकि वो DHCP सर्वर की तरह काम नहीं कर रहा। तो जो वर्चुअल IP एड्रेस होता है आपका, वर्चुअल इंटरफेस IP एड्रेस जो होता है WLC का, वो एक DHCP सर्वर रिले एजेंट की तरह काम करता है ताकि आपके DHCP के मैसेजेस को एक्चुअल DHCP सर्वर तक भेजा जा सके। जब क्लाइंट by using one common virtual address, all controllers will appear to operate as a cluster when client moves from one controller to other controller। क्लाइंट आपके पहले फ्लोर 1 पे था, फिर वो फ्लोर 2 पे चला गया, और दोनों फ्लोर पे हमारे जो WLC लगे थे उनका वर्चुअल IP सेम था। तो चाहे क्लाइंट पहले WLC से कनेक्ट हो, चाहे क्लाइंट दूसरे WLC से कनेक्ट हो, उसको लगेगा कि आपका जो हमारा रीचेबिलिटी है वो हमारे सेम के साथ है, जबकि वो मूव कर गया एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में। तो क्योंकि जो वर्चुअल IP होता है, वर्चुअल इंटरफेस का जो IP होता है, ये IP सेम रहता है दोनों पे, आपके पहले WLC पे भी, सेकंड WLC पे भी। तो क्लाइंट चाहे आपके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, एक कंट्रोलर से दूसरे लोकेशन कंट्रोलर पे मूव कर भी जाए, उसको समझ में नहीं आएगा कि वो एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि
आपको .8 तक रीच करना है, चाहे आपको पुणे के गूगल सर्वर से रिप्लाई मिले, चाहे आपको मुंबई के, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो लगेगा कि .8 से रिप्लाई मिल रहा है, आपको तो लगेगा 192.0.1.1 से आपको रिप्लाई मिल रहा है। अब चाहे ये वर्चुअल इंटरफेस आईपी चाहे WLC 1 पे हो, चाहे 2 पे हो, चाहे 3rd फ्लोर पे हो, चाहे कहीं पे भी। तो क्लाइंट मोबिलिटी हैंडल करने के लिए भी आपके उस वर्चुअल इंटरफेस के आईपी को यूज किया जाता है। कुल मिला के जो आपका एंड यूजर है उसको वो WLC तक रीच करने के लिए वो उसी वर्चुअल आईपी को यूज करता है। उसको लगता है कि वो WLC के साथ, उस वर्चुअल इंटरफेस आईपी के साथ कनेक्टेड है। अब वो चाहे आईपी आपके WLC 1 पे हो, चाहे 2 पे हो, चाहे 3 पे हो, चाहे कहीं पे भी। सर्व्स एज अ रिडायरेक्ट एड्रेस फॉर वेब ऑथेंटिकेशन पेज, मतलब क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करना था तो क्लाइंट के मतलब जो वेब ऑथेंटिकेशन की जो रिक्वेस्ट है उसको एक वेब सर्वर तक रिडायरेक्ट करने के लिए भी आपका उसी, मतलब हमने क्या कर रखा है, हमने अपनी कंपनी में एक सर्वर रखा है। इस सर्वर पे हमने एक वेब पेज बना दिया है। ये वेब पेज जो हमने बनाया है, इस वेब पेज का कंटेंट क्या है? यूजर आईडी पासवर्ड। तो जब भी क्लाइंट आपके नेटवर्क को ज्वाइन करने की कोशिश करेगा तो पहले हम उसको ऑथेंटिकेट करवाएंगे यूजर आईडी पासवर्ड की हेल्प से। तो क्लाइंट जब एक्सेस करे तो पहले उसको वेब पेज खोल के दो। आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, आपने एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट किया, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद जैसे आपने क्रोम खोला, एक पेज खुल गया, कहां से आ गया? तो आपके क्लाइंट ने जैसे ही वेब पेज खोलने की रिक्वेस्ट दी, एपी से ट्रैफिक आपके WLC पे पहुंचा, WLC उस रिक्वेस्ट को उस सर्वर पे भेजेगा जहां पे वो वेब पेज पड़ा हुआ है, वेब पेज आएगा और आपको वेब पेज उठा के दिखा देगा कि लो अपना यूजर आईडी पासवर्ड दो यहाँ पे। मतलब WLC आपके उस वर्चुअल इंटरफेस के आईपी को वेब पेज गेस्ट वेब ऑथेंटिकेशन के लिए, मतलब क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज करता है। तो इट सर्व्स that virtual interface IP serves as a redirect access for the web authentication page। मतलब क्लाइंट को हमें दिखाना है कि भाई आपको अगर नेटवर्क एक्सेस करना है तो आप इस पहले अपना यूजर आईडी पासवर्ड दो। यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करने का जो वेब पेज होगा वो क्लाइंट को दिखाने के लिए भी हम उसी वर्चुअल इंटरफेस आईपी को यूज कर सकते हैं। Virtual interface IP address. Virtual interface IP address is used in communication between controller and the wireless client. Configure it with a unique non-routable address. Use it from IP address from the private IP address that is abused। कहता है कि कोई भी आईपी आप दे सकते हो बट कोशिश करो कि आईपी कहीं कंफ्लिक्ट ना करे। कोई भी रैंडम आईपी दे दो बट कंफ्लिक्ट ना करे कहीं से, क्योंकि याद रखना एक एंड यूजर WLC से कनेक्ट होने के लिए उसी वर्चुअल इंटरफेस आईपी को यूज करेगा। अगर वो वर्चुअल इंटरफेस का आईपी कहीं और किसी पीसी पे पड़ा है तो ट्रैफिक वहां घूम जाएगा। तो फिर आपको कभी ना तो DHCP से आईपी मिलेगा, ना आपका ऑथेंटिकेशन होगा, ना तो रोमिंग होगी, ना कुछ। मेक श्योर कि जो आपने वर्चुअल इंटरफेस का आईपी दिया है ये एक यूनिक आईपी हो, एक यूनिक आईपी हो। राउटिंग करवाओ मत इसके लिए, नॉन राउटेबल आईपी रखो। कोई भी रैंडम आईपी 10, 20, 30, 40, 10.20.30.40 क्लास ए का प्राइवेट आईपी हमने ले लिया। ये आईपी कहीं नहीं है। ये आईपी केवल कौन यूज करेगा? क्लाइंट और WLC के बीच में जो कनेक्शन बनेगा उसके लिए। Virtual interface IP address never appears as the source IP or destination IP when the packet goes in and out of the switch network। मतलब ये वर्चुअल इंटरफेस के आईपी को कभी आप देख नहीं पाओगे कि मतलब एज अ सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी कभी वो आपका यूज नहीं होता। यूज तो आपके जो मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी है वो होगा, सर्विस पोर्ट पे जो आईपी है वो होगा। यूज आपका क्या होगा? जो आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन पोर्ट है जो आईपी है वो यूज होगा। ये आपका WLC का आईपी, वर्चुअल इंटरफेस का आईपी कहीं पे आपको एज अ सोर्स और एज अ डेस्टिनेशन विजिबल नहीं होता। ट्रैफिक जब आपके वायर्ड से वायरलेस या वायरलेस से वायर्ड नेटवर्क की तरफ जाता है तब। Virtual interface cannot be mapped to the physical port for the systems operate correctly। Virtual interface IP address must be set। It cannot be 000। कहता है कि आप चाहते हो कि अगर आपका वायरलेस नेटवर्क प्रॉपर्ली चले तो कुछ ना कुछ तो वर्चुअल इंटरफेस का आईपी आपको देना ही पड़ेगा। इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, आप इसको 0000 सेट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ आईपी तो आपको देना ही पड़ेगा और इसको आप किसी फिजिकल पोर्ट के साथ मैप नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके, बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरिंग वायरलेस लैन कैसे कॉन्फ़िगर करते हो अभी दिखाया, ये लो एक बार और देख लो, एक और देख लो। यहाँ से हम यहाँ पे अपने WLC पे गए, हम चाहते थे कि हमारे एक्सेस पॉइंट एक नई वायरलेस लैन को प्रोपेगेट करें। कौन सी नई वायरलेस लैन को प्रोपेगेट करें? तो हमने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, गो पे क्लिक कर दिया। हमने कहा कि हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमने कहा वायरलेस लैन नाम क्या रहेगी? IM फाइनेंस। ठीक है, हमने
हमने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के यूजर के लिए हम एक डेडिकेटेड वाईफाई तैयार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी में जितने भी एक्सेस पॉइंट हैं वो एडमिन और एचआर डिपार्टमेंट के लिए तो SSID ब्रॉडकास्ट कर ही रहे हैं। एडमिन डिपार्टमेंट का यूजर एडमिन डिपार्टमेंट के SSID से कनेक्ट हो जाएगा, HR डिपार्टमेंट का यूजर HR डिपार्टमेंट के वायरलेस वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, फाइनेंस वाले इससे कनेक्ट हो, ठीक है। और ये आईडी हम मतलब ना SSID का नंबर है। अरे WLC कैसे पता करेगा कौन सी SSID कौन सी है? तो एक नंबर हमने सीक्वेंस नंबर टाइप हमने दे दिया, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक किया हमने, तो हमने एक नई SSID बना दी IM फाइनेंस करके। तो अब ये WLC सारे एक्सेस पॉइंट को बताएगा कि अब आपको इस SSID को भी ब्रॉडकास्ट करना है, और अब आप इससे रिलेटेड पैरामीटर सेट करो। इसको इनेबल करना है, इनेबल कर दिया, ठीक है। इंटरफेस आप अपने हिसाब से मैप कर सकते हो, हमने इंटरफेस तो बनाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने इनेबल कर दिया। सिक्योरिटी क्या लगानी है वो आप चूज कर सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या सिक्योरिटी इन्फोर्स करनी है। जैसे हमने पीछे प्री शेयर की यूज करा है, यहाँ पे भी हम यूज कर लेते हैं। सिक्योरिटी पे गए, क्या सिक्योरिटी यूज करनी है? हम यूज करते हैं WPA2 सिक्योरिटी यूज करते हैं, प्री शेयर की यूज करते हैं, सिंपल रखते हैं। मैं एक SSID मतलब PIN@123 finance@123, तो FIN कैपिटल F@123 ये हमारा पासवर्ड है। आपको ये वाईफाई दिखे, आप इस पासवर्ड को डाल के कनेक्ट कर सकते हो। और WPA2 पॉलिसी की WPA2 AES यूज करेंगे, प्री शेयर की यूज करेंगे, ठीक है। FINANCE@123 पूरा लिखना पड़ेगा, 8 कैरेक्टर कम से कम रखने पड़ेंगे। चेंजिंग वायरलेस लाइन पैरामीटर कॉज WLAN टू मॉनिटर, ठीक है। कोई कह रहा है कि एक बार कनेक्टिविटी लूज होगी, ओके करो, तो अभी आपके एपीस को बता देगा कि आपको अभी इस SSID को भी ब्रॉडकास्ट करना है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो ठीक है, देखते हैं जरा आया क्या। अब देखो मैं इस पे माउस ओवर करता हूँ तो मुझे देखो तीसरा भी दिख गया, IM फाइनेंस वाला। मैंने नहीं बताया इस एपी को। WLC में जब हमने WLAN बनाई, वायरलेस लाइन बनाई, SSID बनाई, पासवर्ड दिया, उसने अपने आप उस कैप वेब टनल के बेसिस पे, उस कैप वेब टनल के थ्रू सारा ट्रैफिक, सारा मतलब मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुश कर दी। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं जो हमारा इंटरफेस था इसको हमें किससे कनेक्ट करना था? फाइनेंस वाले से, और पासवर्ड क्या था? finance@123। तो हमने अपना करेक्ट SSID और करेक्ट हमने अपना ये यूजर ID पासवर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एंड अब वो क्या करेगा? वो उस पर्टिकुलर वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कहीं कहाँ जिससे भी कनेक्ट हो गया 192.168.10 की रेंज का IP मिल गया, कनेक्ट हो गया। कहीं से भी कनेक्ट हो जाए, इसी से कनेक्ट है, हमें क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी कनेक्ट हो, ठीक है। वो मतलब आपके कनेक्ट हो गया। हम देख सकते हैं कि ये आपका यू हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द एक्सेस पॉइंट, ठीक है। आई थिंक ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीटेडली कई बार कर चुके हैं कि कैसे हम VLAN वायरलेस लाइन कैसे बनाते हैं। यूजर्स एसोसिएटेड विद वन वायरलेस लाइन कैन नॉट क्रॉस टू अनदर अनलेस देयर ट्रैफिक इज ब्रिज्ड और राउटेड फ्रॉम द वन VLAN टू अदर VLAN। कहता है कि एक यूजर जो एक SSID को बिलोंग करता है वो दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर एक यूजर एक वायरलेस लाइन को बिलोंग करता है तो दूसरे वायरलेस लाइन पे कनेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि हम उनको स्विच के साथ कनेक्ट ना कर दें आपस में किसी तरीके से। तो users associated with one wireless LAN cannot cross over into another one unless their traffic is bridged or routed from one VLAN to another through a wired infrastructure। हमने तो कर रखा है, अरे हमने तो कर रखा है ना, स्विच लगा रखा है हमने, तो ट्रैफिक मतलब यहाँ से ऐसे स्विच से घूम घूम के आपका वापस निकल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। बट अदरवाइज अगर दोनों अलग अलग उस पे होते, ये इससे कनेक्ट होता मान लो और ये इससे कनेक्ट होता, ठीक है, और ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होते तो फिर आपके ये पॉसिबल नहीं रहता। VLANs are not created in as frequent way as the wireless LANs are not created as frequently as VLAN because Cisco controller केवल इतनी ही wireless LAN को सपोर्ट करता है, 16 आपके एक्टिव हो सकती हैं एट द मोमेंट। एडवर्टाइजिंग
each wireless client potential wireless client uses available airtime. तो कहता है कि बहुत ज्यादा अगर आप SSIDs ब्रॉडकास्ट करवाओगे फॉर एग्जांपल तो चैनल्स ओवरलैप करेंगे, कंजेशन वगैरह होने का चांस हो सकता है। तो कहता है कि वायरलेस क्लाइंट मतलब SSIDs वाईफाई हम इतने फ्रीक्वेंटली नहीं बनाते। वायरलेस क्लाइंट्स आर नॉट क्रिएटेड इन एज फ्रीक्वेंट वे एज द VLAN, बिकॉज एक लिमिट है कि वायरलेस कंट्रोलर कितने वायरलेस क्लाइंट्स को सपोर्ट करेगा, कितनी उनकी एक्टिव हो सकती हैं आपके एपीएस पे एट द सेम टाइम। तो कहता है कि एपीपी 16 एट द सेम टाइम एक्टिव हो सकती है। बना हम कितनी सकते हैं 512 तक। और जितनी ज्यादा आप जो है ये SSIDs बनाते रहोगे, जितनी ज्यादा आप वायरलेस लाइन बनाते रहोगे, उतना ज्यादा वो आपका एयर टाइम कंज्यूम करेंगे, उतनी ज्यादा मतलब एयर स्पेस एयर टाइम वगैरह वो कंज्यूम करेंगे। बाकी बनाने का मतलब every AP must broadcast that SSID, every access point must broadcast the beacon management frame at regular interval to advertise the existence of the BSS. ये नॉर्मली सेंड किए जाते हैं आपके 10 टाइम्स पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 बार SSID आपका ब्रॉडकास्ट की जाती है, ताकि आपको दिखे वो SSID की आपकी मशीन पे एक वाईफाई नेटवर्क हमारे पास आ रहा है। और कह सकते हो हर 100 मिली सेकेंड्स में आपकी SSID को ब्रॉडकास्ट किया जाता है एट लोवेस्ट मैंडेटरी डेटा। तो बात यह है कि अब जितनी ज्यादा आप SSIDs बनाते रहोगे, उतनी ज्यादा उस एक्सेस पॉइंट को ब्रॉडकास्टिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आपके सारे एक्सेस पॉइंट्स आपके नेटवर्क में विजिबल रहे, SSIDs सारी विजिबल एपीएस पे रहे। मतलब कम से कम रखो। एज अ रूल ऑफ थंब ऑलवेज लिमिट द नंबर ऑफ वायरलेस लाइन टू 5 और fewer, मतलब 5 या उससे कम रखो। कहता है कि आप वाईफाई की जब बात करते हो, जब आप वायरलेस लाइन्स की बात करते हो, तो कहता है 5 या उससे कम रखो, मैक्सिमम 3 बेस्ट है। 3 बेस्ट है, एक रख लो एम्प्लॉइज के लिए, एक गेस्ट के लिए, एक IoT के लिए, चलो IoT डिवाइसेस के लिए 3 रख लो, ठीक है। कहता है 3 से 5 के बीच में रखो, 5 से ऊपर में फिर आपका थोड़ा इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं। क्या क्या चीजें देनी पड़ती हैं, SSID, सिक्योरिटी, और अगर आपको उस SSID को किसी VLAN से मैप करना है तो वो VLAN का नंबर। ये 3 चीजें आपको वायरलेस लाइन क्रिएट करते वक्त आपको बतानी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में VLAN नंबर देने का ऑप्शन नहीं है। हम दे सकते थे बट ये हमारा पैकेट सपोर्ट नहीं करता। दे सकते थे बट पैकेट में क्योंकि सपोर्टेड नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज हम इसको मैप करा सकते थे एक पर्टिकुलर VLAN के साथ, इसमें कहीं नहीं है ऐसा ऑप्शन। अदरवाइज हम इसको मैप करा देते एक पर्टिकुलर VLAN के साथ, ताकि जो यूजर इस SSID को बिलोंग करते हैं वो एक पर्टिकुलर VLAN को बिलोंग करते हैं, ऐसा हम कॉन्फ़िगर कर सकते थे। इसमें नहीं है, इस पैकेट ऐसा सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन नहीं है। इसमें देख लो सिक्योरिटी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, AAA ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग सर्वर। ये .1x कुल मिला के कह रहा है आपसे, कह रहा है कि अभी आपको पढ़ाया गया है .1x, तो अगर आप चाहते हो कि सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन वो सेंट्रलाइज डेटाबेस से किया जाए, ये रहा हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस AAA सर्वर। IP क्या है इसका 1234, ये हमारा सेंट्रलाइज एक AAA सर्वर है, जहां पे हमने सारा यूजर आईडी पासवर्ड का डेटाबेस कंपनी के लोगों का बना रखा है। हम चाहते हैं कि हमारा WLC इस डेटाबेस के बेसिस पे क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन करे। तो पहले सिक्योरिटी पे गए, सिक्योरिटी पे जाके AAA के सर्वर पे गए, AAA पे जाके आप रेडियस के ऑप्शन पे गए, ऑथेंटिकेशन पे गए, और आपने जो भी AAA सर्वर्स आपने रेडियस सर्वर्स आपने ऐड ऑन करने थे वो आपने ऐड ऑन कर दिए। अरे मतलब WLC को बताओ तो कि AAA सर्वर कौन है, तभी तो उनके पास रिक्वेस्ट भेजेगा ऑथेंटिकेशन करने के लिए। WLC को पता ही नहीं है AAA सर्वर कौन, यूजर आईडी पासवर्ड कहां से वैलिडेट कर लेगा। तो हम यहाँ पे WLC को बता रहे हैं, ऑथेंटिक इस फील्ड में जाके WLC को हम बता रहे हैं कि आपका AAA सर्वर कौन कौन है। 2 AAA सर्वर है, 28 और 29, 28, 29। उसके बाद हम ये कैसे आया, हम कॉन्फ़िगर करते हैं, हम मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम इसके ऑप्शन में जाके हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक नया AAA सर्वर फॉर एग्जांपल ऐड ऑन कर सकते हैं। ये रहा यहाँ पे ना, इसमें न्यू के ऑप्शन पे गए, न्यू के ऑप्शन पे जाके हमने यहाँ पे AAA सर्वर का IP पासवर्ड सब हमने ऐड ऑन कर दिया। मतलब ये है बताना कि आपका AAA सर्वर कौन है, मतलब AAA सर्वर एग्जैक्टली आपका कहाँ पे है, ठीक है। वो कहता है कि न्यू पे क्लिक करो, सर्वर का IP डालो, पासवर्ड डालो, इनेबल पे क्लिक करो। तो इनेबल का मतलब है हम AAA रेडियस सर्वर हम इनेबल करते हैं, ठीक है। मतलब हम WLC को बता रहे हैं कि इसको यूज करना है, हम WLC को बता रहे हैं कि यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए इस AAA सर्वर को
इस रेडियस सर्वर को यूज करो। ठीक है, मतलब कौन ऑथेंटिकेट होगा, सिलेक्ट द टाइप ऑफ यूजर दैट विल बी ऑथेंटिकेटेड। आपको टाइप ऑफ यूजर यूज करना है, कौन मैनेजमेंट यूजर ऑथेंटिकेट होंगे या नेटवर्क यूजर ऑथेंटिकेट होंगे। अरे मतलब कोई मैनेजमेंट एक्सेस करता है WLC को तो उसको ऑथेंटिकेट करोगे, या जो नॉर्मल यूजर है कंपनी में नेटवर्क को ज्वाइन करने वाले उनको ऑथेंटिकेट करोगे। तो वो लिंक वहां पे चेक लगा देना, यहाँ पे नेटवर्क यूजर पे चेक लगा है, मैनेजमेंट यूजर पे चेक लगा है। इसका मतलब है कि नेटवर्क यूजर और मैनेजमेंट यूजर दोनों को ये रेडियस सर्वर ऑथेंटिकेट कर सकता है। अप्लाई कर देना, जब सारा काम हो जाए तो ऊपर से अप्लाई कर देना। डायनेमिक इंटरफेस क्यों क्रिएट किए जाते हैं? विलैन को, मतलब वायरलेस लैन को विलैन से मैप करने के लिए हम डायनेमिक इंटरफेसेस को यूज करते हैं। तो कहता है कंट्रोलर पे जाओ, इंटरफेसेस पे जाओ। हमारे में ऑप्शन नहीं है। कंट्रोलर पे गए, देखो यहाँ पे कंट्रोलर पे गए, इंटरफेसेस पे गए, ये यहाँ पे जाके अब हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली। यहाँ पे जाके देखो दो इंटरफेस, देखो ये वर्चुअल इंटरफेस ऑलरेडी बना हुआ है। आईपी क्या है 192.0.2.1 और एक मैनेजमेंट हमने दिया था, याद होगा आपको 192.168.1. हम यहाँ पे एक्चुअली क्रिएट न्यू पे क्लिक कर सकते थे, करने देगा मैं, ओ दे दिया। इंटरफेस का नाम हमने क्या दे दिया, IMHR, और इसको कौन सी विलेन में डाल दें, विलेन 10 में डाल देते हैं। मतलब हमने कहा IMHR, या एक नया कोई डिपार्टमेंट आप बना लो, ठीक है, सिस्को करके मैनेजर करते हैं, MANAGER। और मैनेजर कौन सी विलेन को बिलोंग करता है, विलेन 100 को बिलोंग करता है। ये डायनेमिक इंटरफेस बनाने वाली बात, मतलब यहाँ से आप इंटरफेसेस क्रिएट कर रहे हो, जो इंटरफेस आपके एक पर्टिकुलर विलेन से मैप होंगे। ठीक है, अभी देखना, तो मैं गया कंट्रोलर पे गया, कंट्रोलर पे जाके मैं इंटरफेसेस पे गया, वहां पे जाके मैंने इंटरफेस का नाम दिया, वहां पे मैंने इसको एक्चुअली क्या नाम है, एक विलेन के साथ मैप कर दिया। आईपी क्या रहेगा इसका 192.168.100.100 255.255.255। मैनेजर है उसको हम 192.168.100 की रेंज का आईपी हम दे रहे हैं, और गेटवे क्या रहेगा 192.168.100.1। DHCP सर्वर कौन है, कहाँ से आईपी मिलेगा इस मैनेजर को, तो 192.168.10. हमारा 200 हमारा DHCP सर्वर था। जो भी DHCP सर्वर था उसका आईपी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। मतलब ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि नॉट 50, ये आपको यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि आपका मैनेजमेंट इंटरफेस जो आप बना रहे हो उसका क्या आईपी है, ठीक है, मतलब कौन सी विलेन को बिलोंग करता है, क्या है क्या नहीं, ये सब आप सेट करो, और सेट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर दो। अब होगा क्या, पोर्ट नंबर 0 इज इनवैलिड। अच्छा, पोर्ट नंबर 1 कर देते हैं, चलो ठीक है। अब होगा क्या, आई थिंक अप्लाई हो गया। अब होगा ये, कल को मैं एक नई SSID बनाता हूँ, किस नाम से, मैनेजर के नाम से एक नई SSID बनाते हैं। वायरलेस लाइन पे गए, यहाँ पे जाके हमने न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, एक नई SSID बनाता हूँ मैं, किस नाम से बनाता हूँ मैं, मैनेजर के नाम से। ठीक है, SSID यही रहेगी, चलो कुछ भी दे सकते थे आप, ठीक है। अप्लाई किया, आने दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, इनेबल किया, और यहाँ देखो ये बनाई थी मैंने, ये बनाया था मैंने वो इंटरफेस, मतलब मैंने इस SSID को इस विलेन के साथ मैप कर दिया। अब जितने भी लोग इस SSID को बिलोंग करेंगे वो अपने आप विलेन 100 का पार्ट बन जाएंगे। ऐसे ही क्या करो, आप HR के लिए बना लो, HR के लिए बना सकते थे। ऐसे ही क्या कर सकते थे, आप बाकी के लिए बना सकते थे। HR को विलेन 10 में डालना था, फाइनेंस को विलेन 20 में, एडमिन को विलेन 30 में, ताकि आपस में कम्युनिकेट ना करें। तो तीनों के लिए क्या करो, आप वहां पे जाके डायनेमिक इंटरफेस बनाओ और उसको अपने जनरल में जाके मैप करो। तो पॉइंट ये है कि डायनेमिक इंटरफेसेस का काम क्या है, डायनेमिक इंटरफेसेस का काम आपका ये है, डायनेमिक इंटरफेसेस का काम आपका ये है कि आप जो है, डायनेमिक इंटरफेसेस का काम ये है कि आप जो है अपने इस वायरलेस लैन को आप कनेक्ट कर सको, इस वायरलेस लैन को आप अपने विलेन के साथ कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो ये न्यू पे गए, कंट्रोलर पे गए, नाम दिया, विलेन ID डिफाइन करी,
ठीक है। उसके बाद हमने आईपीए पैरामीटर्स वगैरह सेट करे, सारी चीजें हैं, ठीक है। डीएचसीपी के बारे में बता दिया क्या है क्या नहीं। उसके बाद आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे, प्राइमरी डीएचसीपी, सेकेंडरी डीएचसीपी, अप्लाई पे क्लिक करके कंप्लीट कर दी कॉन्फ़िगरेशन। फिर वायरलेस लैन बनाएंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, हमने किया अभी भी किया, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, ठीक है, नाम दिया आपने, ठीक है, अभी भी आए थे प्रॉम्प्ट। उसके बाद ये मतलब ये आईडी नहीं है, ये मत सोचते हैं ये विलान आईडी, ये सिंपल एक नंबर है जिसको यूज करके डब्ल्यूएलसी अलग अलग एसएसआईडीज के बीच में डिफरेंशिएट कर पाता है, इंडेक्स नंबर ऐसा कह लो। जब नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा कि आप उसको किसके साथ मैप कराओ। आप उसको एक विलेन के साथ मैप कराते हो, जो अभी हमने कराया। तो यहाँ पे जाके आपको अलाउ करेगा कि आप अपने इंजीनियरिंग एसएसआईडी को अपने पर्टिकुलर विलेन 100 के साथ मैप करा दो। उसके बाद मतलब सिक्योरिटी सेटिंग्स वगैरह डिफाइन करो। रेडियो सेटिंग्स सिलेक्ट द टाइप ऑफ रेडियो, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज क्या ऑफर करना है। नेक्स्ट पे यहाँ पे अपना मैप करा दो ये जो वायरलेस लैन था उसको वीलैन के साथ। उसके बाद आप सिक्योरिटी सेट करो, कर चुके हम ये सिक्योरिटी वगैरह सेट करो। सिक्योरिटी सेट करने के बाद ये याद रखना इसमें क्या मिलता है, वो याद रखना। नन का मतलब है नो ऑथेंटिकेशन। WPA2 WPA बात कर चुके, वेब बात कर चुके, ठीक है। CKIP क्या होता है, सिस्को की इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल। TKIP नहीं, CKIP सिस्को का की मतलब जो आपका इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। ओपन ऑथेंटिकेशन विद रिमोट ऑथेंटिकेशन, मतलब ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास सिक्योरिटी के रहते हैं। हमने क्या यूज किया, WPA2 प्री शेयर की हमने यूज किया, ठीक है। सिक्योरिटी की टैब में जाके वो AAA सर्वर पीछे आपने डिफाइन करे थे, बता दो कि कौन कौन से AAA सर्वर है, ताकि WLC इन AAA सर्वर्स के पास जाके ऑथेंटिकेशन कर सके यूजर का। अगर आपने यहाँ पे .1x यूज किया होता, जहां पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड के बेसिस पे ऑथेंटिकेशन होगा, तो WLC को ये पता होना चाहिए कि वो यूजर आईडी पासवर्ड डेटाबेस कहाँ है, यहाँ है। तो वो हमने कहाँ डिफाइन किया, सिक्योरिटी की टैब में जाके, AAA सर्वर की टैब में जाके, जो हम पैकेट सर्वर नहीं कर पा रहे हैं, बट हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस आप इनेबल कर सकते हो, जब आगे पढ़ेंगे कभी क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में तब बात करेंगे। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब जैसे हमारी कंपनी में वॉइस का ट्रैफिक है, वीडियो का ट्रैफिक है, जनरल ट्रैफिक है, हम वॉइस और वीडियो ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस इनेबल करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस टैब में हम क्वालिटी ऑफ सर्विस सेटिंग्स आपकी वायरलेस लैन के लिए हम इनेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्लस डिफॉल्ट, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इन 4 कैटेगरीज में से आप चूज कर सकते हो कि आप अपने पर्टिकुलर एसएसआईडी के लिए क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस सेटिंग्स लगाना चाहते हो। आगे बात करेंगे जब हम, अरे मतलब वॉइस के लिए ये लगा दो, वीडियो के लिए ये लगा दो, बेस्ट डिफॉल्ट के लिए ये लगा दो, और बैकग्राउंड ट्रैफिक के लिए लगा दो। अरे मतलब आपको पता है कि भाई ये मैनेजमेंट वाला जो अभी हमने मैनेजर बनाया वो प्रायोरिटी है, उसको प्रायोरिटी देना है, तो उसको किस पे लगा दो आप, जैसे प्लैटिनम पे लगा दो या गोल्ड लेवल की प्रायोरिटी पे सेट कर दो, कुछ इस तरीके से। एडवांस वायरलेस सेटिंग्स में बाकी के फंक्शंस आप सेटअप कर सकते हो कि मतलब DHCP सर्वर कौन है कौन नहीं है, मतलब ये एडवांस ऑप्शंस आपको आपके कंट्रोलर बाय कंट्रोलर वेरी करते हुए दिखाते हैं। कुछ कंट्रोलर में कुछ होंगे, कुछ कंट्रोलर में कुछ होंगे, वो तो जिस मॉडल पे आप काम करोगे उस मॉडल पे जाके आपको चेक करना रहेगा। पैकेट सर्वर में कुछ भी नहीं है। एंड दैट इज इट। जब आप ये कर लोगे, फाइनलाइज करके आप मैनेजमेंट आईपी, ये क्या है ना, ये मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, अगर आपको WLC से आईपी, WLC से आप कनेक्टेड हो ना, तो आप WLC, जैसे ये क्लाइंट है आपका, मैं कह रहा हूँ ये तो क्लाइंट है ना, ये क्लाइंट WLC को मैनेज नहीं कर सकता, अलाउ ही नहीं है बाय डिफॉल्ट। अरे तो वायरलेस क्लाइंट है ना, ये वायरलेस क्लाइंट WLC को मैनेज नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अब पता नहीं उसमें दिखाना दे, बट इस पे मैं WLC को मैनेज नहीं कर सकता। अगर मैं इस पे जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTPS और 192.168.10.100, ये हमें WLC का मैनेजमेंट नहीं देगा। अरे वायरलेस क्लाइंट से WLC को मैनेज नहीं कर सकता, आप उसी वायरलेस क्लाइंट के पार्ट हो, आप उसी WLC के पार्ट हो, और आप WLC को मैनेज फिर वहां से नहीं कर सकते, टाइम आउट हो गया। तो ये क्यों नहीं होता ना, क्योंकि ये सेटिंग इनेबल रहती है। ये यहाँ पे एक सेटिंग आती है, यहाँ पे ना एक मैनेजमेंट की सेटिंग आती है। मैनेजमेंट की सेटिंग में इनेबल कंट्रोलर मैनेजमेंट टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम द वायरलेस क्लाइंट, इस पर चेक लगा दोगे तब जाके आपके वायरलेस क्लाइंट WLC को मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाते। बाय डिफॉल्ट ही डिसेबल रहता है। और अच्छा है कि डिसेबल रखो, कल को कोई अटैकर आया, आपके वाईफाई से कनेक्ट हो गया और ये चेक इनेबल्ड है,
उसको WLC का IP पता है, वो मैनेज करना शुरू कर देगा। तो अब बेटर रहेगा कि आप इस ऑप्शन को डिसेबल ही करके फाइनलाइज करो, अप्लाई करो। जैसे आप अप्लाई करोगे आप नोटिस करोगे कि जब ये सब फाइनलाइज कर दिया आपने, जब ये सब आपने अप्लाई कर दिया, जो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस में हमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो नहीं है इसमें ऑप्शन। करने के बाद जब आपने इसको अप्लाई कर दिया, आप नोटिस करो कि आपके जो एपीज हैं वो एपी अब एक नई SSID आपका ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देंगे। कौन सी? मैनेजर। और जो लोग मैनेजर को बिलोंग करेंगे वो VLAN 100 का पार्ट होंगे, ठीक है, वो हमने क्योंकि डिफाइन ही ऐसे किया हुआ है। तो आप किसी भी मशीन को फिर मैनेजर वाले से कनेक्ट कर देना, आपकी चॉइस है। तो कॉन्फ़िगरेशन की जो बात रही है आपकी, कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना अपने वायरलेस नेटवर्क में करना रहता है। कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना यहाँ पे करना रहेगा। मतलब वायरलेस में हमें इतनी चीजें थी जो कवर करनी थी। ये आपका लास्ट टॉपिक था, जैसा मैं ये हम कर चुके थे ऑलरेडी, पहले भी कर चुके थे, आप कल भी कराया था, आज भी करा दिया थोड़ा। ये आपका डन है, वायरलेस वाला पार्ट आपका मतलब मेरे एंड से डन रहेगा। तो टोटल कितनी स्लाइड्स थी आपकी वायरलेस की? ये थी आपकी 575, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था आपका वायरलेस यहाँ से, तो 84 से 75 लगभग 100 स्लाइड्स के आसपास है। 84 से 75 लगभग 90-80 स्लाइड्स है। और आपका पूरा वायरलेस के 4 चैप्टर जितना मेरे को याद है बुक के, इन्हीं स्लाइड्स में से कवर होते हैं। कल देखेंगे एक बार कि वायरलेस का कुछ रह तो नहीं गया, बट मेरे हिसाब से डन हो चुका है, ठीक है। फर्दर ऑन इसमें हमें कुछ और एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा वायरलेस